यार एक इंसान तो वो है जिसको ज़िंदगी में दुनिया भर की प्रॉब्लम है और वो उस प्रॉब्लम को लेके जो है बैठा हुआ है, रो रहा है। यार ये प्रॉब्लम सारी मेरे साथ में क्यों आ रखी है? आखिर भगवान को इस धरती पर मैं ही मिला हूँ क्या ये सारी प्रॉब्लम देने के लिए? और एक इंसान वो है कि यार जो भी मेरे पास में है, अब इससे मैं अपनी लाइफ को कैसे शानदार तरीके से एंजॉय कर सकता हूँ, उसके ऊपर फोकस दे रखा है। आप लोग ये बताओ कौन सा इंसान जो है वो ज़िंदगी में सही पोजीशन पर पहुँचेगा? तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। जब भी आप लोगों ने स्टार्टिंग में जो ये वीडियो देखी, इसमें इस लड़की का एक पैर है और एक पैर से भी वो लड़की डांस कर रही है। तो एक साइड में तो ऐसा भी तो हो सकता था, उसको डांस करने की कोई जरूरत तो थी नहीं, बैठ सकती थी सामने जाकर कि हाँ जो भी प्रोग्राम जो भी दूसरे बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं उनको आराम से देख सकती थी। पर लेकिन उसने अपने अंदर एक जज्बा लेकर आया कि यार जितना भी शरीर है मेरा, क्यों ना मैं इसी में खुश रहना सीखूँ। तो उसी को वो इंजॉय कर रही है। और देखो मैं उसके बारे में यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, आप लोग भी देख रहे हैं और दुनिया में ये वीडियो बहुत सारे लोगों के द्वारा देखी गई और उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो ये होता है यार ज़िंदगी जीने का तरीका। तो आप लोगों को अगर शानदार तरीके से ज़िंदगी जीनी है तो ये चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जब तक ये चीज़ें आप लोग नहीं समझेंगे तब तक आप लोग अपनी ज़िंदगी को कोसते रहेंगे और इरिटेट रहेंगे और ऐसा लगेगा यार पता नहीं मेरी ज़िंदगी कैसे चल रही है। तो यहाँ पर यही बात बोली गई कि मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो ये आप लोगों के अंदर का जो कंफर्ट जोन अगर आप लोग छोड़ दो और उससे बाहर निकल कर आओ तो सारी चीज़ आप लोग इस दुनिया में अचीव कर सकते हैं। जो भी चीज़ आप लोगों को आसपास में दिख रही है, मोबाइल, लैपटॉप, कुर्सी, टेबल, ये पंखा या टेलीविजन, आज की डेट में जो भी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर इस धरती पर, कोई भी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़, हवाई जहाज, कुतुब मीनार, या फिर आप लोग बोले आईफिल टावर, मतलब जो भी आप लोग बना रहे हैं इस धरती पर आज के डेट में, कभी ना कभी किसी न किसी के इंसान के माइंड में कोई थॉट आया होगा, उसने उसको आगे लेकर चला और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया और आज वो चीज़ें हमारे सामने हैं। तो ये होता है एक थॉट को प्रकट करने के बाद में इस तरीके से चीज़ों में कन्वर्ट करना। ये कब आता है निकल कर? ये तब निकल कर आता है जब हम अपनी जो चीज़ें हैं उन्हीं को एंजॉय करना स्टार्ट कर देते हैं और लगता है कि यार इसी से क्या प्रोडक्टिव हम लोग बना सकते हैं। तो कभी भी आप लोगों के पास में जो रिसोर्सेज है ना उनको लेकर परेशान मत हो, यार हमको तो यार ये चीज़ें नहीं मिली, हमारे मम्मी पापा हमको ये नहीं दे पा रहे हैं। माँ बाप जो होते हैं ना वो आप लोगों को जो भी उनके पास में उसमें से बेस्ट निकाल कर देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा रखा है उसमें से सोचो कि आप लोग बेस्ट रिजल्ट कैसे निकाल कर ला सकते हैं, तभी आप लोग ज़िंदगी को जो है वो शानदार तरीके से एंजॉय कर पाओगे। तो ये तरीका है सोचने का। बाकी तो यार अगर वैसे रोना है तो रोते रहो, फिर कोई है ही नहीं पूछने वाला, बस आएंगी दुनिया और सुन के जाती रहेंगी। तो ये आप लोगों को डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज है संडे, संडे को फंडे बनाते हो, थोड़ा सा स्टडी डे बनाएंगे। आज जो आर्टिकल है वो काफ़ी शानदार है, कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को जानने को मिलेगी यहाँ पर। नॉर्मली आर्टिकल में ये पूरा डिस्कशन जो आप लोगों का रहता है उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, पर लेकिन संडे में थोड़ा सा मैं अलग तरीका डिस्कशन करने की कोशिश करता हूँ ताकि ज़्यादा आप लोग उसको वैसे ना देखो कि मतलब बर्डन ना बने। रिवीजन करने की कोशिश करो संडे में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसको रिवाइज करने की कोशिश करो। इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहेंगे जो भी डिस्कस करूँगा, उसमें से कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि आप लोगों को रिपीटेडली कई बार आप लोगों ने देखे होंगे, तो इंपॉर्टेंट होंगे, डिस्कस करूँगा काफ़ी डिटेल में। एक छोटी सी बात आगे बढ़ने से पहले, क्वेश्चन की वीडियो आप लोग की आ चुकी है, उसको जाकर आप लोग देख लेना, पूरा डिटेल में यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं। तो ये टेस्ट के फॉर्म में आप लोगों का चले करेगा, हर सैटरडे को शाम को 8:30 बजे ये वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो इसको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो सैटरडे में शाम को 8:30 बजे आया करेगी, आप लोग उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ मॉर्निंग में उठ के भी देख सकते हैं। तो इसलिए कभी कभी जो संडे वाली वीडियो है मैं कोशिश किया करूँगा कि थोड़ा सा लेट कर दूँ, मतलब थोड़ा सा क्या, मतलब आधा पौना घंटा, कोई ज़्यादा नहीं, मतलब 6 की जगह 6:30 बजे डाल दूँ तो कोई इशू तो नहीं है। संडे की वीडियो बस, क्योंकि संडे की वीडियो हल्का सा अगर उसको वो कर दी जाए तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत है, या फिर है। वैसे तो 6 बजे आती है पूरे वीक में, पर लेकिन संडे में अगर उसको 6:30 बजे कर ले तो यहाँ पर उसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि संडे में थोड़े से कुछ लोग आलसी हो जाते हैं कि हाँ चलो थोड़ा सा सो लेते हैं, ठीक है। तो संडे की वीडियो जो है वो 6:30 बजे कर दिया करेंगे, वरना बोलोगे 6 ही कर दूँ कोई दिक्कत नहीं है, पर अब आज मैं संडे की वीडियो 6:30 बजे डालूंगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद में बाकी की और जो दिन की जो वीडियो रहा करेंगे उसको हम लोग 6 बजे इंजॉय कर लिया करेंगे। वो तो अपना फिक्स रखना आप लोग, ताकि आप लोग थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स कर सको, ये है, और इसके पीछे कोई पर्पज नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के सामने यहाँ पर ये 2 इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं जो कि रिसेंटली अभी यहाँ पर इनके द्वारा यूके का थ्रोन जो है वो थाम लिया गया है। तो यहाँ पर किंग चार्ल्स जो 3rd बोला जा रहा है इनको, ठीक है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। कुछ और भी बातें इनके बारे में डिस्कस करूँगा जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। बाकी अगर बात करें तो ये एक कोटेशन भी है और ये आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम के अंदर में। बोला गया कोई भी सोसाइटी, ठीक है, कोई भी सोसाइटी चाहे किसी भी तरीके का क्यों ना हो, एनी सोसाइटी दैट डज नॉट सक्सीड इन द टैपिंग इनटू द एनर्जी एंड द क्रिएटिविटी ऑफ द यूथ जो भी उसके पास में है,
तो वो पीछे रह जाती है। यानी कि एक तरीके से अगर वो यूथ की क्रिएटिविटी को अगर टैप नहीं कर पाती है, यानी कि उनका ढंग से रचनात्मक दोहन नहीं कर पाती है, तो पीछे रह जाती है। यानी कि यंग माइंड को साथ में लेके चलने की बात की जा रही है कोफी अन्नान साहब के द्वारा, ऐसा आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं। तो इसका आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं ऐसे के तौर पर भी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाकी डे कैसा है आप लोगों का जरूर बताना, आप लोग अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर रहे हैं और किस तरीके की चीज़ें चल रही हैं उसके बारे में जरूर बताना, क्योंकि कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि एक तरीके से नहीं, वो थोड़ा सा अलग तरीके से परेशान रहते हैं। कुछ ऐसे भी देखे मैंने, कुछ कमेंट ऐसे भी आते हैं जिनको परेशानी है नहीं, परेशानी खोज लेते हैं कि हम लोगों को कैसे परेशान रहना है। अरे यार, अपना टाइम टेबल बनाओ, उसको ढंग से यूटिलाइज करो, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा आप लोगों की जो ज़िंदगी है वो सही तरीके से आप लोगों को चलती हुई नजर आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ से आप लोगों को कॉन्फिडेंस निकल कर आएगा। तो जब तक आप लोग कॉन्फिडेंस में नहीं आओगे तब तक कैसे काम चलेगा, आप लोग ये बताओ। तो आप लोगों को पहले अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना पड़ेगा। अभी कई सारे बच्चे कह रहे हैं सर पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, एक बच्चा लिख रहा है कि सर पता नहीं क्यों जो दिमाग है वो चिड़चिड़ा होता जा रहा है, प्रेशर में आता जा रहा है। इसका एक सोल्यूशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। कई बार जब मैं काम करना चाहता हूँ ना, वो काम नहीं कर पाता हूँ, तो उस टाइम जो है मेरा दिमाग इरिटेट होने लगता है। कोई मेरे से बात करता है तो मुझे गुस्सा आने लगता है। तो ये हर एक इंसान के साथ में होता है। अगर आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, जो आप लोगों को डिसाइड कर रखा है उसको आप लोग अच्छे से फॉलो करना स्टार्ट कर दोगे, तो ये चिड़चिड़ापन जो है वो आप लोग का अपने आप स्वतः ही दूर हो जाएगा। अपने काम को एडवांस तो करो, आप लोग के जीने में मतलब रंगत आ जाएगी, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, तो ये आप लोग देखो जिंदगी को अच्छे से आप लोग इंजॉय कर पाओगे। पर लेकिन अगर नहीं करोगे तो फिर तो यार देखो प्रॉब्लम होनी है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो मुझे लगा आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। आज के डेट में अगर बात करें हम लोग यहाँ पर, साइरस मिस्त्री साहब की डेथ हो गई। वो पिछली साइड पे बैठे हुए थे फिर भी उनकी डेथ हो गई। रीज़न क्या बताया गया बहुत बड़ा इसका, कि उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहन रखी थी। अगर वो सीट बेल्ट पहन रखे होते तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन देखने को मिलती अगर एक्सीडेंट हो जाता। तो ये बोला गया कि पीछे वाली जो सीट होती है उसके लिए भी सीट बेल्ट जो है वो मैंडेटरी बना देनी चाहिए। और जब डेटा निकालकर सामने लाया गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों की जान जा रही है, तो इसलिए इस चीज़ पर भी फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। तो यहाँ पर ये बात बोली गई है रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के द्वारा, कि बहुत बड़ी बात है यहाँ पर। ये बल्कि नितिन गडकरी साहब के द्वारा बोला गया था कि लगभग मोटे मोटे तौर पर 26,000 लोगों की जान गई है सीट बेल्ट न पहनने की वजह से। और इसमें से 16,000 तो लोग वो हैं जो पिछली साइड में बैठे हुए थे। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा जो अगली साइड पर रहते हैं उसको तो सीट बेल्ट पहनना मैंडेटरी होता है, क्योंकि टू 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 की आवाज़ आने लगती है। पर लेकिन पिछली साइड में जो बैठे होते हैं उसमें सीट बेल्ट आप लोगों ने शायद ही कभी किसी इंसान को पहने देखा होगा। अच्छा, आप लोग खुद बताइए, अगर आप लोग पिछली साइड पर बैठे हैं कि आप लोगों ने कभी सीट बेल्ट लगाई है गाड़ी में? अगर पिछली साइड में आप लोग बैठे हैं, अगली साइड में बैठे होंगे तो आप लोगों ने सीट बेल्ट लगा ली होगी। बहुत सारे तो ऐसे हैं जो कि यहाँ पर अगली साइड में भी सीट बेल्ट नहीं लगाते, कमर के पीछे से निकाल के लेकर आ जाते हैं उसको यहाँ से कमर के पीछे से और लगा देते हैं साइड में महारथी कि हाँ टू टू ना करे गाड़ी। है सीट बेल्ट लगा लो यार, इसीलिए है ये सीट बेल्ट। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या, जैसे यमराज जो है अपने कंधे पे ले घूम रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, हमारा दोस्त है यमराज। ऐसे नहीं हुआ करता यार, जरा सी देर में फोटो टंग जाती है। याद है एक एडवर्टीजमेंट आया करता था पुराने टाइम पे कि वो कहते थे एक तरीके से कि हेलमेट लगा ले, हेलमेट लगा ले, कि नहीं मेरा क्या बिगड़ेगा, मुझे क्या करना है हेलमेट लगा के। तो फिर दीवार पर तस्वीर टंग जाती है और कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर कहता है फर्क तो पड़ता है भाई। याद है पुराने टाइम में एडवर्टीजमेंट आया करता था। तो वही चीज़ें नहीं समझोगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो अलार्म मैंडेटरी होना चाहिए। जो सीट बेल्ट होती है हर एक सीट के लिए ये बोला गया ताकि उनको कम से कम रिकॉल कराया जा सके। जैसे मैं कहता हूँ डेली आप लोगों का डे कैसा है, ठीक है, कैसे यूटिलाइज किया, आप लोग उसको सोचो तो सही एक बार। कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया, आज का दिन कैसे यूटिलाइज करना चाहते हैं। तो मेरा पर्पज रहता है कि वो चीज़ आप लोगों को रिकॉल कराई जाए, और जब आप लोग रिकॉल करोगे तो काम करना स्टार्ट करोगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग माइंड में रखिए, ठीक है। तो जरूरी है ये चीज़ें, क्योंकि आप लोग अगर डेली अपने बारे में सोचोगे कि कल का दिन कैसे यूटिलाइज किया, तो तभी आप लोगों को पता चलेगा वो तो ज़्यादा अच्छा थी नहीं, आज का दिन अच्छे से यूटिलाइज करना है। तो आप लोग के अंदर एनर्जी आएगी काम को करने की, और जैसे ही आप लोग के अंदर एनर्जी आएगी आप लोग काम को प्रोडक्टिव वे में कर पाएंगे, और इससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से लेकर चल पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना है यहाँ पर। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, जो पीछे बैठा हुआ इंसान है सीट बेल्ट नहीं रहती तो आगे आके पड़ता है, सर फूटता है उसका, कई जगह सर लगता है। तो सीट बेल्ट जो है उसके ऊपर काम किया जा रहा है, क्योंकि सीट बेल्ट क्या करती है, जब कोई प्रेशर पड़ता है ना तो वो एक जगह नहीं पड़ने देती, पूरी बॉडी पर उसको डिवाइड कर देती है। जिसकी वजह से यहाँ पर देखो पूरी बॉडी पर, कंधों पर, शोल्डर पर कुछ ऐसे रहता है जिसकी वजह से दिक्कत होने से बच जाती है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग पार्ट पर पहुंचा देती है और लोगों की जो बेसिकली बॉडी में कम चोट लगती है। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, सीट बेल्ट हो गया, हेलमेट हो गया, इनका हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि किसी को दिखाने के लिए मतलब एक तरीके से चालान करने से बचाने के लिए नहीं है यार, ये आप लोगों की ज़िंदगी से खेलने से आप लोगों को बचाने के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर हमेशा ध्यान दो, ओके। तो ये था आर्टिकल।
एक आर्टिकल ये थोड़ा सा मुझे इंटरेस्टिंग और थोड़ा सा डिफरेंट भी लगा यहाँ पर। अगर आप लोग बात करें आज के डेट में, जलवायु यहाँ पर किसके बारे में बात की जा रही है, ये बेसिकली सुधार के बारे में बात की जा रही है, यानी कि रिपेयर करना बोलते हैं ना यहाँ पर, ठीक है। तो रिपेरेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ये क्या है अभी इसके बारे में आप लोगों से बताऊंगा। पाकिस्तान के अंदर में बहुत जबरदस्त वाली बाढ़ आई, उन्हें बोलते लोकल भाषा में बोलते हैं बहुत कड़ुब्बी बाढ़ आ गई भाई, ठीक है, वो वाली बात है। तो कड़ुब्बी बाढ़ आ गई यहाँ पर, तो उसकी वजह से आसपास वाले एरिया में मतलब दुनिया भर के लोगों को अपना घर छोड़कर सड़कों पर यहाँ पर पूरा देखो पूरी सड़क यहाँ पर भरी हुई है। इस तरीके से नज़ारे कुछ ऐसे भी निकल कर आए जिसकी वजह से कहानी खराब होगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब होगी। सेम कंडीशन हमारे देश में बेंगलुरु के अंदर देखने को मिली। बेंगलुरु के अंदर जो बढ़िया बढ़िया जो अमीर खानदान के लोग रहने वाले सारे, मतलब जो नहीं इतनी बड़ी बड़ी कंपनी वहां पर एक से एक जो बड़ी बड़ी कंपनी है, उनके जो एक ऐसी सोसाइटी जिसमें करोड़ों के घर थे, मतलब 40-40 50-50 करोड़ के घर है वहां पर, ऐसी ऐसी सोसाइटी के अंदर में फर्स्ट फ्लोर तक पानी भर गया। लोग ट्रैक्टर पर अपना सामान निकालने के लिए मजबूर हो गए। क्यों? क्योंकि गाड़ियां तो डूब ही गई उसके अंदर में। तो ऐसी सिचुएशन यहां पर देखने को मिली। तो ये किसकी वजह से हो रहा है? ये इसका बहुत बड़ा रीजन तो आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। इसको जो अगर देखा जाए, जो आज के डेट में जो नाले होते हैं, खासकर जो पानी निकासी की जो व्यवस्था होती है, वो हम लोगों ने बर्बाद कर रखी है। ये मेन रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। कूड़ा करकट भरा रहता है उसमें जब भी बारिश आती है। और इसी के साथ में जो फंड आता है यहाँ पर हर साल हर एक सिटी के लिए इन सब चीज़ों को रोकने के लिए फंड आता है, उस फंड का इधर उधर इस्तेमाल कर लिया जाता है गलत तरीके से। वो सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये अर्बन फ्लड का जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा अपने देश के अंदर में भी। पर लेकिन इसके साथ में अर्बन फ्लड से काम नहीं चलेगा, ओनली क्लाइमेट चेंज भी एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर आ जाता है। तो डेवलपमेंट के साथ साथ में जब आप लोग यहाँ पर क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करोगे, तब जाकर सोल्यूशन यहाँ पर निकलेगा। अभी यहाँ पर जो मुद्दा है, ये ऐसा मुद्दा है कि इसको कई जगह से कनेक्ट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि जो ये बाढ़ आ रही है हमारे देश में, ये हमारी वजह से नहीं है, ये अमीर देशों की वजह से है। क्योंकि अमीर देशों ने जितने लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन किया है आज तक, वो रेस्पॉन्सिबल है, तो उनको पैसा देना पड़ेगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोग बोले ना कि एक्ट ऑफ गॉड, कि भगवान की वजह से भूकंप आया और भूकंप की वजह से हो गया, तो पाकिस्तान इस तरीके से जा रहा है। हालांकि वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। पर यहां पर आप लोग क्या लगता है कि पैसा देना चाहिए कि अमीर देशों को, गरीब देशों को, या नहीं? आप लोग खुद देखिए आज की डेट में, देखिए क्या चाल देखो उन्होंने क्या खेली। 1857 से मतलब 1850 से ये मानते हैं कि इंडस्ट्रियल एज स्टार्ट हो गई। पहले जो कपड़े थे हाथों से बनाया करते थे, वो मशीन से बनाना स्टार्ट कर दिया, हर एक चीजें मशीन से बनने लगी। तो एक इंडस्ट्रियल एरा स्टार्ट हो गया। उस इंडस्ट्रियल एज का सबसे ज्यादा फायदा इन लोगों ने उठाया अपनी जिंदगी को शानदार तरीके से डेवलप करने के लिए। और अब जब हमारे जैसे लोग आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि कार्बन एमिशन हो रहा है। भाई साहब, तुमने तो पूरा मजा लूट लिया, जब हमारी बारी आई तो नहीं कहते कि वो मैं करूँ तो राम रास लीला, तू करे तो कैरेक्टर लीला, कुछ करके गाना नहीं था वैसा। तो वो वाली चीजें हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो क्लाइमेट चेंज जो है इनकी वजह से हो रहा है, क्योंकि इन्होंने बर्बादी कर रखी है। तो डेवलपिंग कंट्री को क्या करना चाहिए? यहाँ पर हिस्टोरिकल जो ब्लंडर उन्होंने किया है, उसका इनको बेसिकली पैसा देना चाहिए, पे करना चाहिए इनको, जो भी कंट्री कोई प्रॉब्लम फेस कर रही है, क्योंकि इनको दोनों काम करने पड़ेंगे। रेमेडी तो इनको देनी पड़ेगी, सोल्यूशन तो, इसी के साथ में कंपनसेशन भी देना पड़ेगा। तो ये बात यहां पर फिलहाल पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि हमारे देश में जो बाढ़ आई है वो हमारी वजह से नहीं है, इन अमीर देशों की वजह से है, तो इनको पैसा देना पड़ेगा। तो ये हक एक तरीके से, एक तो होता है मांगना कि भाई साहब मुझे पैसा दे दो, मुझे जरूरत है, क्या हक मांगना कि हमारा हक है, क्योंकि हमारी वजह से हो ही नहीं रहा है। तो आप लोगों की क्या राय इसमें, यस या फिर नो? अगर बात करें यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो है जब निकल कर आती है, तो टेम्परेचर बढ़ता है एनवायरमेंट के अंदर में। उस टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर बर्फ पिघल कर आती है। वो बर्फ पिघल कर आती है तो उसकी वजह से ओशन का लेवल भी बढ़ रहा है। अगर आज की डेट में बात करूं अपने देश के बारे में, दुनिया में 3rd लार्जेस्ट एमिटर है हमारा देश। पर लेकिन फिर भी अगर हिस्टोरिकल एमिशन देखोगे, ओनली 3% है। हम आज भी पेड़ की पूजा करते हैं। गांव में जाकर देखोगे तो आज भी चारपाई डालकर उसके पेड़ के नीचे सो जाते हैं, ठीक है। छतों पर सोना ज्यादा पसंद करते हैं लोग। गांव में आप लोगों ने देखा मच्छरदानी लगाकर छतों पर आराम से लेटते हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे देश में। पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करें, दुनिया के अमीर देश होंगे, उन्होंने कभी ये चीजें एंजॉय नहीं की होगी। हम तो एंजॉय करते हैं इन चीजों को। तो ऐसी कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। तो लगभग 15 साल अगर बात करें फिलहाल के टाइम पर, चाइना ने अभी इसने एमिशन करना स्टार्ट किया है, वरना 1850 से लेकर अब तक देखो 11% ओनली चाइना का एमिशन रहा, जबकि वर्ल्ड में सबसे बड़ी पॉपुलेशन इसकी है। इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर वॉर्सो इंटरनेशनल जो मैकेनिज्म है, उसके हिसाब से अगर बात करो, तो उसके हिसाब से बोला जा रहा है कि लॉस और डैमेज ये देना पड़ेगा यहाँ पर अमीर कंट्री को, गरीब कंट्री को, ताकि वो सॉल्यूशन निकाल सके। तो सिचुएशन यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो आप लोग क्या सहमत हैं इससे, या फिर आप लोग इस पर कोई डाउट करते हैं? आप लोग यहाँ पर बता सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो आजकल बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसके बारे में बताइए, आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं और किसको कैसे लेकर आप लोग चलते हैं।
बाकी यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग छोटा सा आर्टिकल है, कुछ छोटे छोटे आर्टिकल है, फिर लेंदी आर्टिकल देखेंगे हम लोग यहाँ पर। इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, ये आप लोगों को देखने को मिला है यहाँ पर फॉर ब्लू स्काई, 7 सितंबर को ये सेलिब्रेट किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये आप लोगों का शायद ये छूट गया था ना, डे डिस्कस नहीं हुआ था, तो मुझे लगा इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये डिस्कस किया था मैंने, मुझे याद नहीं आ रहा एक्चुअली, ठीक है, तो आप लोग बता दीजिएगा, अगर हो भी गया तो रिवीजन हो जाएगा। तो स्वच्छ वायु दिवस है यहाँ पर, नहीं डिस्कस तो किया था, आगे याद मुझे मिनिस्ट्री ऑफ जो इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है उसके द्वारा 3rd इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर, तो यहाँ पर ये सेलिब्रेट किया गया स्वच्छ वायु दिवस। तो यहाँ पर अवेयरनेस फैलाने के लिए, तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ये आप लोग याद रखिएगा। हमारे देश में नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है 2019 में लॉन्च किया गया, और यही बातें मुझे आप लोगों को बतानी थी। बोला जा रहा है कि 20% से 30% तक हम लोग को पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और पार्टिकुलेट मैटर 10 ये कम करने हैं 2024 तक का, यानी कि 2017 के लेवल पर हम लोग को अपना जो बेस लेवल रखा है हम लोगों ने पोल्यूशन को लाने की बात की जा रही है। और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसके लिए 132 सिटी में काम करेगा, क्योंकि जहां भी आप लोग जाओगे हर जगह पोल्यूटेड सिटी के बारे में अगर कोई पूछेगा तो कौन सी देश है, वो है हमारा देश। आंख बंद कर कर लोग जरा सी देर में बोल देते हैं। तो ये सॉल्यूशन निकालने की बात यहां पर की जा रही है, ठीक है। एक जो काफी ज्यादा न्यूज में यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के बारे में बात की जा रही है, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का रिजर्वेशन चला जाएगा क्या। इसी के ऊपर सेंट्रल से यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं, यहाँ पर संविधान के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट की, बताओ इसका क्या करूं मैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इसमें कई सारी दिक्कतें, 3 दिक्कतें मैं भी आप लोग गिनवाऊंगा। तो ये एक्ट 2019 में लाया गया और 10% रिजर्वेशन दे दिया गया जनरल कैटेगरी में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने 3 चीजें पूछी हैं। पहला तो ये पूछा है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हनन हो रहा है यार, क्योंकि वहां पर कहीं नहीं बोला गया कि इकोनॉमी के बेस पर आप लोग रिजर्वेशन दे सकते हो। आप लोगों ने इकोनॉमी के बेस पर रिजर्वेशन क्यों दे दिया, फिर आप लोग बोलोगे रिजर्वेशन किस बेस पर देते हैं, तो ये आप लोग बताइए। दूसरा ये बोला गया कि अगर बात की जाए यहाँ पर कि प्राइवेट जो अनएडेड इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, उसमें भी आप लोगों ने यहाँ पर स्पेशल प्रोविजन लगा दिए। हाँ, क्योंकि यहाँ पर तो हम लोग पैसा भी नहीं दे रहे, तो वहां पर कैसे लगा सकते हैं, तो ये क्या सही है यहाँ पर, ये गलत है बिल्कुल, ठीक है। और बाकी अगर बात करें ओबीसी SC ST, उनके अंदर भी तो यार ऐसे लोग होंगे जो बहुत ज्यादा गरीब होंगे, इकोनॉमिकली वीकर होंगे काफी ज्यादा, उनको इस कोटे से क्यों बाहर रखा गया है। तो ये क्या क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने यहाँ पर दिया कि बस अमीर लोगों को ही, मतलब जर्नल वालों को यहाँ पर 10% का क्राइटेरिया दिया जाएगा। आखिर ये क्राइटेरिया क्यों इस तरीके से रखा है, तो याद रखिएगा 103वां संविधान में संशोधन है ये, जिसके बेस पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को ये रिजर्वेशन दिया गया, और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 का इस्तेमाल किया गया उसमें अमेंडमेंट करके रिजर्वेशन के लिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके आंसर मांगे गए हैं कोर्ट के द्वारा, तो देखते हैं ये आंसर देते हैं तो फिर क्या यहाँ पर मुद्दा निकल कर आता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझ आ सकती हैं। वैसे कई सारी चीजें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट इंप्लीमेंट ही नहीं करती, जैसे कि अभी एक और चीज है, छोटा सा आर्टिकल है यहाँ पर, जॉब पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर जो है उनको बोला गया। अभी आप लोगों को पता है, एक मैंने डिस्कस भी किया था कि कई सारे ऐसे ट्रांसजेंडर जो कहीं जॉब लेने जाते हैं तो उनको जॉब नहीं दे पाते हैं, भीख मांगते हैं, तो उनको कहते हैं भीख क्यों मांगते हो, बेचारों का जीना हराम कर रखा है। ये आर्टिकल बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। अभी क्या हुआ यहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटी को डिनाई कर दिया गया ट्रांसजेंडर को एयर इंडिया के द्वारा। वो भाई साहब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए, बोले कि ये क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यार ये चल क्या रहा है तुम लोगों का। आप लोगों को नेशनल जो लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस आया था 2014 का, उस टाइम पर बोला था कि इनको जॉब वगैरह में रिजर्वेशन वगैरह दे दो, कुछ सपोर्ट प्रोवाइड करा दो, पर लेकिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं। एक कानून बना दिया, उसको भी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हो, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट एक्ट 2019। तो उनको कम से कम इंप्लॉयमेंट तो प्रोवाइड कराओ, उनको इंप्लॉयमेंट किस बेस पर आप लोग मना कर रहे हो। तो 3 महीने के अंदर अंदर जो है मुझे यहाँ पर इसके ऊपर पॉलिसी चाहिए, तो उसके चलते यहाँ पर इंप्लॉयमेंट मिलना, कम से कम रिक्रूटमेंट प्रोसीजर में इनको भी सपोर्ट प्रोवाइड कराना, तो उसके ऊपर फोकस करने की बात की जा रही है। तो ये है यहाँ पर आर्टिकल, आप लोग इसके बारे में याद रखिएगा। देखिए बात करें तो आर्टिकल 21 वो राइट टू लाइफ के बारे में बात कर रहा है, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है कि मेल को राइट टू लाइफ देना है, फीमेल को देना है, फिर किन्नर को देना है। सबको राइट टू लाइफ है भाई साहब, हर एक इंसान को राइट टू लाइफ है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके ऊपर हम लोग को फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें यहाँ पर की जा रही है। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में, वो आप लोग जरूर बताएगा, ठीक है। एक यहाँ पर देखिए होता क्या है, नॉर्मली सबसे बड़ी बात तो जो मुझे लगती है कि हाँ चीजें बना तो दी हैं, पर लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बात आती है तो लोग उसको इंप्लीमेंट नहीं करते हैं, तो वो सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। अभी यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को ये ऐसी चीज़ें रेगुलरली न्यूज़ में आती रहती हैं, तो ऐसा नहीं कि एक बार करनी है बस छोड़ देनी है, इनको आप लोग करते रहना है, क्योंकि ये आगे भी आप लोग कई बार न्यूज़ में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो बेसिक है यहाँ पर, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा तो दिक्कत है भाई साहब, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन भी बनते हैं और बड़े क्वेश्चन भी बनते हैं। तो आप लोगों को अधिकारों के और राइट के बारे में जरूर पता होना चाहिए।
अभी जो आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, उसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा और वो बार बार न्यूज में है कई रीजन की वजह से। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन, बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन बहुत सारी रहेगी, क्वेश्चन भी रहेंगे जिनका आंसर आप लोगों को देना है। तो कई सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में। और एक आर्टिकल है यहाँ पर बेसिकली जो नहीं होते, जो कई बार आप लोगों ने देखा होगा सांप वगैरह पाए जाते हैं, तो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है यहाँ पर जिसके बारे में मैं आप लोगों से बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं, क्योंकि वो एक ऐसा आर्टिकल है जो कि मैं कई दिनों से सोच रहा था, क्योंकि उससे रिलेटेड छोटे छोटे आर्टिकल भी कई देखने को मिले थे, जैसे कि स्नेक बाइट के केस हमारे देश में कई सारे निकल कर आते हैं। तो बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा इस आर्टिकल को, ताकि सारी बातें आप लोग समझ पाए, पर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा आप लोगों को बताऊंगा वहां पर, ठीक है। तो वो एक आर्टिकल हो जाएगा। एक और आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो कि आर्टिकल, एक और आर्टिकल है, मैं बताऊंगा मतलब कौन सा था, एक सेकेंड, मतलब देखना, मतलब एक और आर्टिकल है, बहुत शानदार आर्टिकल है, उसके बारे में भी हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसके साथ में फिर वीडियो के एंड में आप लोगों को और भी कई सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो कि आप लोगों को एंजॉय करनी है। उसमें खासकर जो आप लोगों को बात करें, आज के जो SLV कमांडो है, तो इनका नाम है प्रीता, शानदार तरीके से आंसर दिए गए हैं, पिन भी कर दिया मैंने, कल की वीडियो के नीचे आप लोग जाकर इनको देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी पर्सन इन जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं ये तो आप लोग को बता ही दिया था। तो अच्छे से एंजॉय करना, कहने का मतलब ये बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोगों के माइंड में क्लियर हो जाएंगे, ओके। अच्छा, ये आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, क्या आप लोगों ने कभी आसपास में देखा है किसी ऐसे इंसान को जिसको सांप ने काट लिया हो, या किसी ऐसे इंसान की डेथ हो गई हो सांप के काटने की वजह से? आसपास में कभी आप लोगों ने कोई ना कोई न्यूज़ जो है वो ज़रूर सुनी होगी कि फलाने का इंसान जो था वो खेतों में था, वहाँ पर सांप ने काट लिया, किसी के घर में सांप निकल गया। तो ऐसी हमारी कंट्री में बड़ी नॉर्मली ऐसी न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिल जाती है। और खासकर पहले तो एक तरीके से नहीं, ऐसे जैसे मैं अपनी बताऊं, जैसे हम लोग पहले गांव के अंदर रहा करते थे, पर फिर हमने एक ज़मीन खरीदी गांव के बाहर, और फिर गांव के बाहर थोड़ा जाकर रहने लगे। आसपास में पहले खेत हुआ करते थे, तो कई बार जो है वो सांप निकल कर आ जाया करते थे, पर लेकिन अब तो जो है दूर दूर तक यहाँ पर घर बन चुके हैं आसपास में। वो लग रहा है कि फिर से जो है काफ़ी, मतलब काफ़ी तो नहीं, पर हाँ हम लोग जो है फिर से लगभग 100 मीटर अंदर आ चुके हैं। तो जब आप लोग बाहर जाते हो, खासकर जब इसी जगह घर बनाते हो बाहर जाकर, तो उस टाइम पर कई सारे ऐसे इश्यूज निकल कर आते हैं। खेतों में अगर मैं आप लोगों को बात करूँ, ट्यूबवेल है, तो जैसे पापा जी कई बार जाते हैं खेतों में पानी वानी चलाने के लिए, तो आज की डेट में जैसे हमारा जो खेत में जो एक नहीं एक रूम टाइप का बना है, जिसे कोठड़ा बोल देते हैं नॉर्मली, तो उसके अंदर कई बार सांप निकल जाते हैं आज की डेट में भी। अभी कुछ दिनों पहले ही पापा से बात हो रही थी, तो उनके द्वारा बोला गया कि अभी यहाँ पे ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। हालांकि वो कभी मारते नहीं है उसको, मतलब कुछ इस तरीके से बाहर निकाल देते हैं, ताकि ये ऐसी चीज़ें, यार देखो सबकी अपनी अपनी चीज़ें होती हैं देखने में, श्रद्धा की कैसे करना है, क्योंकि इतने सारे निकलते हैं, किस किस को मारे, तो छोड़ देते हैं ऐसे ही जंगल में, ठीक है। तो अभी अगर बात करूँ मैं आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, वो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाएंगे। अगर मैं आप लोगों को एक डेटा बताऊं, ICMR क्या है? इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इसके हिसाब से अगर मैं बात बताऊं आप लोगों को, दुनिया में जितने भी लोगों की डेथ होती है उसमें से 50% लोगों की डेथ जो होती है वो इंडिया के अंदर में होती है जब कोई सांप काट लेता है। यानी कि दुनिया में जितने भी लोग सांप के काटने से मर रहे हैं उसमें से 50% लोग जो है वो हमारे देश के अंदर अकेले मर रहे हैं। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि सांप का काटना जो है वो कितनी खतरनाक बीमारी की कैटेगरी में आ रखा है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हम लोग पुकारते हैं WHO, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मानना है कि अगर हम लोग जाएं आज की डेट में ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिकल एरिया मतलब जैसे यहाँ पर बीच में इक्वेटर हो गया, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गई, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गई, तो इसके आसपास वाला जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये ट्रॉपिकल एरिया कहलाता है। तो ट्रॉपिकल एरिया में ये हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाने की बात की जा रही है। क्यों? क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज की कैटेगरी में इसको डाल दिया गया है। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज मतलब एक ऐसी बीमारी जिसको लोग जो है आसपास में हैं, काट भी रहे हैं सांप, लोगों की जान भी जा रही है, पर लेकिन किसी का फोकस ही नहीं है कि हाँ ऐसी कोई बीमारी भी है, तो उसको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। इस बीमारी को, सांप के काटने को हल्के में लेकर इसको छोड़ दिया जाता है, और इसकी वजह से काफी सारे लोगों की जो है वो डेथ होती है। और मैंने अभी बताया कि 50% तो हमारे देश के अंदर अकेले डेथ होती है दुनिया की। तो ये तो समझ में आ गया, पर लेकिन इसको अभी डिस्कस क्यों कर रहे हो यार, ये बताओ। इसको डिस्कस यार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो यहां पर सेलिब्रेट किया गया, तो उसके चलते ये बोला गया कि हमको एक ऐसी दवाई बनानी पड़ेगी जो कि एंटी वेनम हो, मतलब जो कि विष रोधी हो, यानी कि सांप के काटने के बाद में जो जहर चढ़ता है तो उससे इंसानों को बचाया जा सके, एक ऐसी दवाई डेवलप करनी पड़ेगी। आप लोग बोलोगे क्या ऐसी दवाई नहीं है? ऐसी दवाई किसने कहा नहीं है, पर लेकिन सब जगह इफेक्टिव नहीं होती है, ये दिक्कत देखने को मिलती है।
अभी मुद्दा क्या निकल कर आ रहा है, अभी मुद्दा ये निकल कर आ रहा है कि जो ये आप लोग को ग्रीन सांप देखने को मिल रहे हैं जिसको बोला जाता है ग्रीन पिट वाइपर, तो ये जो ग्रीन पिट वाइपर है इसके लिए एंटी वेनम हमारे पास में नहीं है, इनके इसके जो जहर है उसका काट हमारे पास में नहीं है। जो हमारे पास में है वो है यहाँ पर रुसेल वाइपर, तो उसके लिए तो है पर लेकिन इसके लिए यहाँ पर नहीं है। तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला जो हमारा एरिया आप लोगों को देखने को मिलता है, खासकर ये वाला जो रीजन है, इस एरिया में ये केसेस जो है बहुत ज्यादा निकल के आते हैं, यानी कि सांप के केसेस बहुत ज्यादा हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त था, तो यहाँ पर उसका भाई था, तो वो उसकी जो पोस्टिंग आ रखी है आर्मी में नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, तो वो बता रहा था यार बड़ी बुरी दिक्कत देखने को मिलती है। भाई ये बता रहा था कि एक तरीके से कि बच्चों को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत रहती है, पता नहीं कब सांप निकल के आ जाए। तो ऐसे इश्यूज बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से कई बार लोगों की डेथ भी हो जाती है। अब तक जो भी बातें मैंने बताई है, हो सकता है आप लोगों को लग रहा हो कि यार सांप के काटने से कहाँ इतने लोग मरते हैं, कहाँ हम लोगों ने इतने सुना है। ठीक है, हाँ ठीक है, सांप ने काट लिया, पर लेकिन ऐसा थोड़ी ना इतने सारे लोगों की डेथ हो जाती है। आप लोग समझ सकते हैं कि सांप के काटने से यहाँ पर 1.4 मिलियन केसेस निकल कर आते हैं, यानी कि 14 लाख के करीब जो केस है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सांप के काटने के निकल कर आते हैं। और वो तो तब है जब अंडर रिपोर्टिंग की जाती है, यानी कि कई बार तो पता ही नहीं चलता है। जैसे कई बार सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारे रेप होते हैं देश के अंदर, पर लेकिन कई बार रिपोर्ट नहीं करते हैं इज्जत बेइज्जती की वजह से। पर लेकिन किसी को दूर दराज वाले किसी गांव के किसी खेत में किसी को सांप ने काट लिया, किसको पता चलता है कि किसी को सांप ने काट लिया, तो लगभग 1,25,000 फैटेलिटीज एनुअली, यानी कि हर साल 1.25 लाख के करीब लोगों की जान चली जाती है सांप के काटने से। तो आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा खतरनाक है। अभी अगर बात करें, जो ग्रीन पिट वाइपर है ये ज्यादा खतरनाक नहीं है, यानी कि ये जो काटता है इसका जहर ज्यादा खतरनाक नहीं है जितना रुसेल वाइपर का है। पर लेकिन दिक्कत क्या होती है, जब ये ग्रीन यानी कि जब ये हरा सांप काटता है तो दिक्कत क्या होती है बॉडी के अंदर में, वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हमारी बॉडी के अंदर जब इसका जहर जाता है तो वो क्लोटिंग नहीं होने देता है। क्लोटिंग मतलब आप लोगों ने देखा होगा कहीं पर थोड़ा सा कट जाए तो वहां पर खून निकलेगा बाहर और फिर थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे वो थक्का जमना स्टार्ट हो जाएगा तो फिर जरा सी देर में 1-2 दिनों के अंदर फिर वो ब्लैक ब्लैक हो जाता है और फिर वो एक परत जम जाती है ब्लैक ब्लैक, जिसको नॉर्मली हम लोग अपनी भाषा में खुरंड बोलते हैं, खुरंड जम गया। ठीक है, आप लोग कुछ और शब्द हो सकता है यूज करते हो। तो जो खुरंड जम जाता है उसके ऊपर में, तो फिर वहां से क्या होता है कुछ दिनों बाद वो गिर के निकल जाता है और ये एक तरीके से हमारी बॉडी अपने आप करती है। पर लेकिन जो खुरंड जमता है, वो जो थक्का जमता है उसका खून का, वो क्लोटिंग ही नहीं हो पाएगी बॉडी के अंदर में, आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। और इंटरनल ब्लीडिंग आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। तो यानी कहने का मतलब यहां पर यह कि जो ग्रीन जो यहां पर ये सांप है, इसका जो जहर है वेनम, ये सबसे ज्यादा खतरनाक इसीलिए है क्योंकि इसकी वजह से यहां पर क्लोटिंग नहीं हो पाती है, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती है। और स्नेक बाइट जो है वो आप लोगों को यहां पर जब नजर आती है तो कई सारे ऐसे इश्यूज फिर निकल कर आते हैं। तो मुद्दा क्या है कि जिसकी दवाई है उसको तो हम लोग बचा लेते हैं, बाकी जिसकी दवाई नहीं है उसके ऊपर काम करना जरूरी है, तभी यहां पर इतने सारे लोगों की हम लोग जान जो है बचा पाएंगे। अब ये जो डेटा मैं आप लोगों के सामने सुना रहा हूं, आप लोग सुनकर हैरान हो जाओगे। जैसे कि यहां पर देखिए, मैंने बताया अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में लगभग 14 लाख के करीब केस आते हैं सांप के काटने के, जिसमें से 1,25,000 के लोगों की जान चली जाती है दुनिया में। इसमें से 40,000 लोग जो हैं वो अकेले इंडिया के अंदर जाते हैं। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर बात करें हमारे देश के अंदर में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है, अगर इसको आप लोग देखोगे, जिसमें सबसे ज्यादा डेथ होती है यहां पर सांप के काटने से। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं, जैसे कि कई सारे राज्य आप लोगों के सामने, उत्तर प्रदेश हो गया, यहां पर कितने लोगों को काटा, कितनों की डेथ होगी, ये यहां पर बताने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये अब जो डेटा है पुराना है, पर लेकिन आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये इसी के साथ में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, तो यहां पर ये इनका डेटा दे रखा है नॉर्मल। बाकी नॉर्थ ईस्ट का तो डेटा ही नहीं है, वहां पर कई बार काउंट नहीं होता है, इतना ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसलिए बोला कि अंडर काउंट है, कई बार काउंट नहीं होता है। तो ये कुछ टाइम का ड्यूरेशन का आप लोगों को बताया गया, जिसकी वजह से जो फार्मर और जो लेबरर हैं उनको तो काफी ज्यादा दिक्कत इसकी वजह से देखने को मिलती है। कई बार यूपीएससी आप लोगों के जब मजा लेने पर आती है तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया करती है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बोला गया यहाँ पर कुछ स्पीसीज के बारे में, बोला गया कि जो टर्टल यानी कि जो कछुआ होता है उसकी कई सारी जाति ऐसी हैं जो कि हर्बीवर्स, यानी कि जो ऐसी हैं जो कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जो शाकाहारी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर मछली की जातियों को बोला गया है, ये भी इस तरीके से बोला गया है कि शाकाहारी हैं। ऐसे ही यहाँ पर कई सारे मैरीन जो मैमल्स हैं, ठीक है, तो यानी कि कई सारे जो समुद्र में स्तनधारी जो जीव हैं वो भी आप लोगों को शाकाहारी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पर लेकिन जब सांप के बारे में बात की गई यहाँ पर, स्नेक के बारे में, तो यहाँ पर बोला कि यहाँ पर यह विविपोएस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यहाँ पर ये होता है नॉर्मली सांप जो है वो अंडे देते हैं,
पर लेकिन कुछ सांप की जाति ऐसी भी हैं जो कि अंडा नहीं, एग नहीं, वो डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करती है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा गया। तो आंसर क्या है? ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 3 4, सी में बोला गया 2 3 4, वो 2 4, और डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसके सारे के सारे आंसर जो हैं वो आप लोगों को सही देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट से क्वेश्चन भी कई बार पूछ जाते हैं। तो कई बार ऐसा नहीं कि जो आप लोगों ने पढ़ा है वहीं से ही क्वेश्चन आएगा, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ जाता है। पर लेकिन जब ऐसा दिखाओ ना, सम टाइप में लिखा हो, सम स्टेटमेंट, हर जगह सम है, तो यहाँ पर मैक्सिमम 99% जो रहता है वो आप लोगों को सही देखने को मिलेगा, ठीक है। सम मतलब हो सकता है कोई ऐसा थोड़ा ना कि सारी चीजें ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि जो शाकाहारी हैं, हाँ हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं मांसाहारी, हाँ बिल्कुल हो सकता है, कुछ लोग ऐसे हैं जो दोनों खाते हैं, जी हाँ बिल्कुल हो सकता है। तो इस तरीके से आप लोग एक देख सकते हैं कि ऐसी स्टेटमेंट होती है। आप लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पर कॉमन सेंस यूज करोगे ना एग्जाम के अंदर में, तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर आप लोग निकाल लोगे आराम से, क्योंकि यहाँ पर जहां सम इस तरीके से होता है, मैक्सिमम टाइम आप लोग स्टेटमेंट जो है वो ट्रूथ यानी कि सत्य देखने को मिलेगी। 99% हो सकता है 1% गलत हो, पर 99% आप लोगों को सही देखने को मिलती है। तो ये है यहाँ पर पूरा टॉपिक, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब एक क्वेश्चन पूछोगे यहाँ पर जो कि आप लोगों को बताना है कि ये वर्ल्ड स्नेक डे जो है वो किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। बाकी कोई भी डाउट हुआ करे तो यार उसको पूछा करो और फीडबैक जरूर दिया करो। लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हो, 1 सेकंड लगता है, ये फीडबैक मुझे मिल जाता है और इससे मुझे पता चलता रहता है कि कैसी आप लोगों को वीडियो लग रही है, ठीक है। तो ये जरूर किया करो। 1 सेकंड का काम मतलब करने में भी इतनी शर्म आती है क्या? ओनली 1 सेकंड लगती है इसमें, ठीक है। तो ये काम जरूर किया करो ताकि मुझे पता चलता रहे। और कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लिया करो, जहां पर भी जो भी डाउट आप लोगों को लगे, ताकि आगे आने वाले जो लेक्चर है उसमें उसको इंक्लूड किया जा सके, ठीक है। दोस्तों जब ये आर्टिकल मैं पढ़ रहा था तो एक थॉट आया मेरे माइंड में, यानी कि एक विचार आया मेरे माइंड में, और वो विचार ये था कि इस दुनिया में सबसे बुरी चीज़ क्या हो सकती है किसी इंसान के साथ में। यानी कि एक तरीके से आप लोगों ने सोचा होगा कि यार मेरे पास में लैपटॉप नहीं है, मेरे पास में मोबाइल नहीं है, मेरे पास में अच्छे जूते नहीं है, अच्छी शर्ट नहीं है, पैंट नहीं है, या फिर घर पर अच्छी टेबल चेयर नहीं है बैठकर पढ़ने के लिए। पर लेकिन एक उस इंसान के बारे में सोचो, उस बच्चे के बारे में सोचो जो कूड़े करकट में से निकाल कर खाना खा रहा है। वो भूखा सो जाता है एक बार, कई दिन कई टाइम उसको खाना भी नहीं मिलता है। इस धरती पर भूखा रहना, खासकर बात करें तो जब हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह सेलिब्रेट कर रहे हैं अपने देश के अंदर में, आज ही बहुत सारे लोग जो हैं भूखे सोते हैं। और मुझे यार ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ करो चाहे ना करो, पर कम से कम इतना ज़रूर करना कि कभी भी किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाकर बैठो, वहाँ करप्शन मत करना यार। क्योंकि जो भी करप्शन होता है किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर में, वो किसी भूखे के पेट पर लात लगती है। अमीर का कुछ नहीं बिगड़ता है, उसकी झोली में हमेशा पैसा आता रहता है। तो ये चीज़ मुझे लगा कि आप लोगों से बोलनी है मुझे, अक्सर ये चीज़ मैं आप लोगों को बोलता भी हूँ। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको आप लोग FAO बोलते हो, उसका अगर मोटो आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को बड़ा ही प्यारा सा उसका मोटो देखने को मिलेगा। ये आप लोगों के लिए, मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ देता हूँ, जहाँ आप लोग जाकर उसका मोटो पढ़िएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। तो आप लोग देखोगे कि ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम लोग को फोकस देना चाहिए। खासकर अगर अब आप लोग इस चीज़ पर फोकस दोगे, जैसे कोई भूखा दिख गया आप लोगों को, कोई गरीब इंसान दिख गया जिसकी आप लोग हेल्प कर सकते हैं, तो जब आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर बैठोगे ना, तो आप लोगों के पास में पावर होगी और इन चीज़ों को आप लोग सुधार पाओगे, ठीक है। तो एक छोटी सी बात थी, आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर कुछ समझ बड़ी होगी। और बाकी अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर बोली जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2015 में जब बनाए जा रहे थे, तो उनको भी लगा होगा यार ऐसी कौन सी सबसे खतरनाक चीज़ है जो कि सबसे ज़्यादा नेगेटिव है दुनिया में, जो कि सबसे पहले ठीक होनी चाहिए, अगर ये ठीक हो गई तो सारी चीज़ सुधर जाएंगी। तो उनको भी लगा यार सबसे खतरनाक चीज़ है गरीबी। गरीबी अगर इंसान की मिट जाए तो उसकी भुखमरी मिट जाएगी, और भुखमरी मिट गई तो फिर वो अच्छे से अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखेगा, और हेल्थ अगर ठीक हो गई तो फिर इंसान पढ़ तो लेता ही है। यानी कहने का मतलब ये कि आप लोगों के पास में इतने रिसोर्सेज हैं घर में, और आप लोग कई बार एक्सक्यूज़ बना देते हो, मम्मी पापा ने ये नहीं दिया। अगर मम्मी पापा आप लोगों से कंप्लेन करने पे आ गए ना कि आप लोगों ने उनका कितना खून पी रखा है और आप लोग क्या क्या नहीं करते हैं, तो वो एक अलग ही लेवल पर आप लोग चीज़ों को समझ पाओगे कि आप लोगों ने क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। तो इसलिए यार जो भी मिल रहा है उनका एहसान है आप लोगों के ऊपर। एक तो आप लोगों को पैदा कर दिया, और एक है आप लोगों को पढ़ा लिखा रहे हैं। कई सारे बच्चे पता है क्या बोलते हैं, ये उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बेटा अगर रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करने पर आ जाए ना तो आप लोग कभी ना, एक उन्हें कहते हैं कि उनकी जो पूरी ज़िंदगी में से 1 साल भी अगर उनकी जगह बिताओगे तो आप लोग उसका भी कर्ज नहीं चुका पाओगे। पूरी ज़िंदगी तो बहुत बड़ी बात है, और रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एक तरीके से आपका अस्तित्व है इस दुनिया में उनकी वजह से। तो यार हमेशा जो भी रिसोर्सेज आपके पास में, उसको एक तरीके से इस तरीके से देखो कि ये एनफ है मेरे लिए ज़िंदगी में, और इससे मैं बहुत कुछ अचीव कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, ठीक है। तो ये बात आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग पढ़ने बैठो।
शानदार आर्टिकल है यहाँ पर। यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट जो पॉलिसीज हैं उसके अंदर आप लोग यहाँ पर इसको कवर कर सकते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करूंगा और यहाँ से प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में हर जगह आप लोगों से क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे वो मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूंगा। एक बड़ा ही प्यारा सा कॉन्सेप्ट है यार यहाँ पर। अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आ जाता है, समझने में, हालांकि इसमें कोई ऐसी चीज है भी नहीं कि आप लोगों की समझ में नहीं आएगा, मतलब अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग याद रख लेते हैं तो आप लोग जो है बहुत सारी चीजें जो हैं फिर आसानी से आंसर राइटिंग में, या फिर आप लोग किसी गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है, या फिर कोई भी ऐसी चीज जैसे कि मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करानी है या कोई इक्विपमेंट वगैरह प्रोवाइड कराना है, तो यहाँ पर ये 3 टर्म ऐसी हैं जिनको आप लोग हमेशा यूज कर सकते हो। एक को बोलते हैं अवेलेबिलिटी, यानी कि वो चीज अवेलेबल है उस एरिया में, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ पर यह देश के अंदर अवेलेबल है यहाँ पर ये। दूसरा है अफोर्डेबिलिटी और तीसरा है एक्सेसिबिलिटी। जैसे अगर ये कॉन्सेप्ट जो है आप लोग यहाँ पर लगाओगे अवेलेबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के ऊपर, मान लीजिए खाने के ऊपर लगाना है, पहले तो हमारे देश में जो है वो खाना होना चाहिए, यानी कि हमारे देश में जो है वो चीज अवेलेबल होनी चाहिए। अगर देश में चीज अवेलेबल होगी तभी तो आप लोग बोलोगे कि ये अफोर्डेबल हो सकती है, फिर एक्सेसिबल हो सकती है। मतलब मान लीजिए गेहूं जो है वो हमारे किसानों ने उगाए और हमारे किसानों ने वो गेहूं उगाकर फिर जो है वो देश के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने स्टार्ट कर दिए। जैसे ही वो लोगों के एरिया में पहुंचे तो लोगों ने चेक किया कि यार ये जो है हम इसको अफोर्ड कर पा रहे हैं नहीं, यानी कि ये इतना सस्ता है कि हम लोग इसको खरीद पाएंगे। और खासकर जिस एरिया में वो रहते हैं, मान लीजिए देश के अंदर चावल है, गेहूं है, पर लेकिन आप लोग जो है आप लोग रहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में और गेहूं और चावल है उड़ीसा के अंदर में, तो आप लोगों को क्या लगेगा, यार हमारे पास में तो ही नहीं है, अब वहां से गेहूं चावल लेने उत्तर प्रदेश से उड़ीसा कोई जाने से रहा। तो कहने का मतलब है कि आप लोगों की एरिया में वो एक्सेसिबल भी होने चाहिए, यानी कि जिस एरिया में आप लोग रहते हैं वहां पे भी वो अवेलेबल होने चाहिए, और इतने अवेलेबल हो कि आप लोग उनको अफोर्ड कर सको, खरीद सको। और ये तभी जाकर इसका मतलब होता है फूड सिक्योरिटी एक्ट का। अभी फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में मैं आप लोगों से थोड़ी सी बात करूंगा। अभी जो क्वेश्चन है आप लोग उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमारी कंट्री में राजीव गांधी जी के द्वारा एक बड़ी फेमस बात बोली गई थी कि अगर गवर्नमेंट की टॉप अथॉरिटी से 100 रुपए चलते हैं या फिर 100 पैसे चलते हैं तो नीचे ओनली 64 पैसे पहुंचते हैं, यानी कि 84 जो है वो सबका हिस्सा बढ़ जाता है। तो ये सबसे खतरनाक चीज है। पर लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये जो हिस्सा है ये काफी ज्यादा कम हो गया है और उसमें काफी बड़ा रोल प्ले किया है टेक्नोलॉजी ने। आप लोग बोलोगे टेक्नोलॉजी ने कैसे रोल प्ले किया है? आप लोग खुद सोचो, पहले क्या हुआ करता था कि अगर किसी को एक तरीके से पेंशन देनी है, किसी गांव में पेंशन पहुंचानी है, तो पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में आएगी, स्टेट गवर्नमेंट से जो है वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में आएगी, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से ग्राम प्रधान के हाथ में आएगी और ग्राम प्रधान से फिर उसके हाथ में आएगी जिसके पास में वो जाना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि उसके हाथ में कुछ नहीं आएगा, यानी कि सबका यहाँ पर कोई ना कोई शेयर जो होता है वो कटता चला जाता है और सामने वाले के हाथ में जो है फिर बस एक तरीके से, यानी कहते एक सिक्का पड़ता है आकर ओनली। ये कंडीशन देखने को मिलती है और इसी को कहते हैं करप्शन, यानी कि इंसान उस इंसान का हक मार ले जो कि यहाँ पर एक तरीके से जिसकी इसको बहुत ज्यादा जरूरत थी, और ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जब से टेक्नोलॉजी आ गई है तब से ये चीजें जो है काफी ज्यादा कम हो गई है और इसकी वजह से काफी ज्यादा कंडीशन जो है वो संवरी है। आप लोग खुद सोचो यार, एक इंसान रात को भूखा सो रहा है और एक इंसान जो है वो खाने को फेंक रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देखो। यहीं से ही इज्जत बनती है चीज़ों की। आप लोग अगर ये चीज़ें समझ गए, शाम को जब भी खाना खाते हो, दोपहर में खाना खाते हो, एक बार याद करा करो उस किसान को जिसने वो खेतों में उगाया, याद करा करो यहाँ पर उस इंसान ने जिसने आप लोगों के लिए खाना पकाया है, और याद करा करो उस इंसान को जो आप लोगों के घर में परोस रहा है। यानी कि अगर किसान के बच्चे हो तो यहाँ पर पता होगा कि पापा जो है खेतों में कमा के लाए, मम्मी ने जो है खाना बनाया, और बहन जो भाई ये छोटा कोई आप लोगों को ये खाना परोस रहा है, ठीक है। तो उसकी इज्जत करना सीखो, बड़ी ही मेहनत से आप लोगों की थाली में जो है खाना पहुंचता है। उड़ीसा जो है उसके द्वारा टॉप किया गया स्टेट रैंकिंग के अंदर में, जिसने नेशनल फूड सिक्योरिटी को इंप्लीमेंट किया है। उड़ीसा का एडमिनिस्ट्रेशन यार कभी कभी सुनने में जब भी इसके ऊपर कोई आर्टिकल आता है तो काफी अच्छा लगता है कि नवीन पटनायक साहब जो है शानदार तरीके से स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं एज कंपेयर टू और स्टेट के। बाकी अंदर की बात तो आप उड़ीसा वाले हो, आप बताओगे कि क्या सही है क्या गलत है। दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ने, जो कि इतना बड़ा राज्य है कि ये माना जाता है कि मिनी इंडिया बोला जाता है इस राज्य को, और यहाँ पर अच्छे से इंप्लीमेंट कर दिया। तो योगी जी अच्छे से काम कर रहे हैं इसका मतलब। और आंध्र प्रदेश के अंदर भी काफी अच्छे से यहाँ पर ये स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट की जा रही है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है बताइए जरा। अगर बात करें यहाँ पर यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल जी हैं आज के डेट में, उन्होंने ये रैंकिंग पब्लिश की है। तो एक क्वेश्चन तो बड़ा ही प्यारा से ही पूछ लेते हैं, ऐसे स्टेट फिजिक्स में कई बार आता है। ये पूछ लेंगे कि स्टेट रैंकिंग इंडेक्स ऑफ फॉर जो नेशनल फूड सिक्योरिटी 2022 ये किसके अंडर आप लोग यहाँ पर देखें, मतलब कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर इसको एक तरीके से रिलीज करती है। तो याद रखिएगा मिनिस्ट्री ऑफ जो यहाँ पर फूड एंड कंज्यूमर अफेयर ये इसको यहाँ पर रिलीज करती है।
ताकि लोगों तक फूड के साथ साथ में न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी भी यहाँ पर पहुंचती हुई नजर आए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये बेसिक चीज़ है जहाँ से क्वेश्चन अक्सर बनते हैं आप लोगों के। और हाँ यार, एक बात, आर्टिकल सुनते सुनते ये मत भूल जाना कि आर्टिकल के एंड में आप लोग क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो तभी आर्टिकल आप लोग टकटकी लगाकर सुनना है ताकि उन क्वेश्चन के आंसर भी आप लोग यहाँ पर दे सको। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर स्टेट रैंकिंग बात की जा रही है, यहाँ पर स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है। तो यहाँ पर जो ये रैंकिंग दी जा रही है स्टेट्स को, तो यहाँ पर उसके इंप्लीमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, नेशनल फूड सिक्योरिटी के कैसे कैसे यहाँ पर इनके द्वारा पब्लिश किए गए। तो फर्स्ट एडिशन जो है यहाँ पर वो लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जो कंज्यूमर अफेयर एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा। और इसके चलते यहाँ पर जो जो स्टेट उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, तो यहाँ से पता चलता है कि उसने कितनी प्रोग्रेस यहाँ पर की है, ठीक है। तो इसके चलते देखिए, अगर मान लीजिए एक गाँव में कोई बच्चा रहता है, उसने पढ़ाई करी, वो आगे चलकर जो है अपनी तहसील पर पहुंचा, तहसील में उसने अच्छे नंबर लेकर आया, एक तरीके से नहीं, एक गांव का बच्चा निकला, फिर तहसील में एक तरीके से नाम हुआ उसका, आगे चलकर पता चला उसने तो डिस्ट्रिक्ट टॉप कर रखा है, आगे चलकर पता चला उसने स्टेट टॉप कर रखा है। तो यहाँ से आप लोग क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, बच्चा तो वही है ना, पर लेकिन अगर देखोगे तो पहले उसको गांव का देख रहे हैं, गांव का टॉपर हो गया, फिर देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट का टॉपर हो गया, फिर स्टेट का, फिर वो हो गया सेंट्रल लेवल पर टॉप। तो ऐसे ही अगर कोई पर्टिकुलर स्टेट जो है वो ढंग की परफॉर्मेंस अगर दे रहा है, ठीक है, पहले तो अपने एरिया में टॉप कर दिया, ठीक है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का स्टेट हो गया, नॉर्थ ईस्ट में टॉप कर दिया, ठीक है, फिर उसको कंट्री के लेवल पर देख रहे हैं। और कई सारे ऐसे भी राज्य हैं जिनको इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा जाता है, जैसे कि जैसे कि अगर बात करें, जैसे हम लोग बात करते हैं ना एक तरीके से जब यहाँ पर ऑर्गेनिक उसके बारे में, एग्रीकल्चर के बारे में, तो वो ऐसा था, हमारे सिक्किम का नाम आता है कई बार, ठीक है, कि ऑर्गेनिक फील्ड में कितनी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पर सिक्किम के द्वारा दी गई है। तो उसको आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये रैंकिंग काफ़ी अच्छी रहती है, जब रैंकिंग दी जाती है तो उससे कंपटीशन का माहौल भी आप लोगों को देखने को मिलता है। अक्सर आप लोगों ने क्लास में देखा होगा, जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक दूसरे के बीच में कंपटीशन रहता है, पर लेकिन यार कोशिश किया करो हमेशा अपने आप और अपने साथ में आप लोगों को अपना कंपटीशन करना है, ठीक है। जैसे अभी मैं आप लोगों को बताऊं, एक बच्चे के द्वारा मेल किया गया मुझे और बोला गया कि सर मुझे अपने नोट्स प्रिपेयर करने थे, और नोट्स प्रिपेयर करने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया, मैंने सोचा उनको पीपीटी की फॉर्म में नोट्स को थोड़ा बना लेता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि जैसे कि पीपीटी उठा ली उसने यहाँ से और खुद के अपने नोट्स बना रहे। आप लोग ये देखो यार, ये जो वीडियो आती है लगभग 1.5 घंटे की आती है, ठीक है। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर कर रहा हूँ, द हिंदू न्यूज़पेपर कवर कर रहा हूँ, पीआईबी कवर कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस कवर कर रहा हूँ, या फिर डाउन टू अर्थ मैगजीन के आर्टिकल कवर कर रहा हूँ। आर्टिकल के साथ साथ मैं आप लोगों को आंसर राइटिंग भी दे रहा हूँ, आप लोगों को एमसीक्यू भी दे रहा हूँ हर एक टॉपिक के नीचे। तो जब ऑलरेडी इतनी मेहनत ये आप लोगों के लिए की जा रही है यहाँ पर, तो आप लोग के लिए क्रिस्प फॉर्म में आप लोगों को चीज़ें मिल रही है, तो आप लोग उस चीज़ के ऊपर क्यों आप लोग इतनी मेहनत लगा रहे हो। ये नोट्स ही है ना एक तरीके से आप लोगों के लिए, ये पूरा एक तरीके से आंसर राइटिंग का फ्रेम आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। जितने टाइम में आप लोग वहाँ पर उसको खुद से इतनी मेहनत कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर सकते हो प्रॉपर वे में, एक क्या आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे इतने टाइम में। मतलब ये तो वही बात हो गई कि घर वालों ने आप लोगों के लिए खाना बनाया, आप लोगों ने क्या बनाया कि आपका खाना पसंद नहीं आया, हम तो फिर से खाना बना रहे हैं और फिर से खाना बना के अपने आप खाएंगे। समझ रहे हो आप लोग। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत करना है तो जैसे कि आप लोग क्या करो, थोड़ा सा एडिशन कर लो अगर आप लोगों को लगा कोई नया पॉइंट लग रहा है। हालांकि जितनी बार आप लोगों को मैं पढ़ाता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा अक्सर कई सारे आर्टिकल आते रहते हैं, तो नई नई चीज़ें आप लोगों को मिलती रहती है, पर लेकिन सारी चीज़ें आप लोगों को पीपीटी में देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे ये रहता है कि आप लोग जब रिवीजन करने बैठेंगे, एक बार मैंने पढ़ा दिया, एक बार आप लोगों ने इनको डाउनलोड कर नजरों में को निकाल लिया, एक बार फिर जब आप लोग अगर बात करें तो जैसे कि मंथली वीडियो आती है उसमें आप लोगों ने देख लिया, तो इससे आप लोगों को तैयारी अच्छी हो जाती है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब पीपीटी यहाँ पर बनाई जाती है तो बेसिक पर्पज आप लोगों को ये देखिए कि उसमें इस तरीके से आप मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप लोगों के लिए मेहनत की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो उसको आप लोग अच्छे से थोड़ा बहुत एडिशन कर लीजिए अपना, हालांकि वो भी सारी चीजें होती रहती हैं, पर क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए जो हर एक पीपीटी के एंड में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो कहने का मतलब यार सीधा सीधा यहाँ पर ये है कि नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को ये पीपीटी मिल रही है, तो ये आप लोग अच्छे से सहज कर रखिए और अपना रिवीजन वगैरह अच्छे से करते रहिए। और अगर आप लोग 1.5 घंटा दे रहे हैं तो 1.5 घंटे में कितनी सारी चीजें कवर हो जाती है वो आप लोग देखिए, तो बहुत सारा फायदा आप लोगों को होगा, पर लेकिन आप लोगों को उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग वैल्यू दोगे उस चीज़ को, उन्हें कहते हैं कि घर वाले भी कई बार कहते हैं कि शादी हो जाएगी तब पता चलेगा माँ बाप क्या करते हैं, बच्चे होंगे तुम्हारे, ठीक है। जब जॉब करने लगोगे तब पता चलेगा कि पैसे कमाने की अहमियत क्या होती है। तो वही चीज़ें हैं यार, थोड़ा सा ये चीज़ें अगर इतने अच्छे से आप लोग लेकर चलो, जितनी अच्छे से पीपीटी बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, तो उसको आप लोग इंजॉय कर सकते हो अच्छे से, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। अगर इसके बारे में बात करें तो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किया गया अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसको आप लोग PMGKAY भी बोलते हैं। तो यहाँ पर जब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं तो एक ऐसी स्कीम है हमारे देश के अंदर में जो कि गरीबों के कल्याण के लिए बनाई गई है, यानी कि सोसाइटी में वो तबका जिसके ऊपर कोई फोकस नहीं दे रहा है,
उसमें बोला गया कि प्रधानमंत्री इस स्कीम को एक तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे प्रधानमंत्री के नाम पर। इसके 3 पिलर यहाँ पर रखे गए, जिसमें यहाँ पर बोला गया एक तो सबसे पहला यहाँ पर एक इंप्लीमेंटेशन जो होना चाहिए वो एंड टू एंड होना चाहिए, यानी कि लास्ट छोर तक पहुंचना चाहिए, और टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जाना चाहिए। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, ये एक अलग से ही कॉन्सेप्ट बन जाता है, बड़ा ही प्यारा। जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है, एक गांव है, उस गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। एक ऐसा है घर जो कि अच्छी खासी जमी है, मतलब जमींदार है, ट्रैक्टर वैक्टर घर में, गाड़ी वाड़ी स्कूटर मोटरसाइकिल सब कुछ है। वो इंसान जो है क्या उसको फूड सिक्योरिटी की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा है जिसके घर में छप्पर पड़ा हुआ है, जैसे तैसे 2 वक्त की रोटी उस इंसान को मिलती है, तो किसको यहाँ पर खाने की जरूरत है? तो इसको है। तो इसका मतलब ये होगी टारगेटेड का मतलब है कि इसको टारगेट करना है कि खाना इसके पास जाना है, ना कि इसके पास में। एक तो होगा कि यूनिवर्सल करा दिया, चाहे कोई गरीब हो चाहे कोई अमीर हो, सबको भाई साहब ना, दो नहीं कहते कि गल्ले का तेल मिलेगा, जैसे राशन का कोटे का तेल मिलता था, तो वो वाली चीजें नहीं होनी चाहिए। जो एक तरीके से अफोर्ड कर सकते हैं वो तो अपने आप ले ले, ठीक है, और बाकी यहाँ पर इन तक पहुंचा जाए, तो टारगेटेड ये काम किया गया। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो है उसमें कवरेज किया गया टारगेटिंग, और इसी तरीके से एक्ट के अंदर काम किया गया डिलीवरली, एक तरीके से डिलीवर करने के लिए प्लेटफॉर्म और न्यूट्रिशन के ऊपर ही फोकस दिया गया कि हाँ यार थोड़ा सा दाल वगैरह भी दी जा सके, चीजों को उस तरीके से लेके चलना है। यानी कि बेहतरीन तरीके से जो है वो स्कीम को यहाँ पर इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। तो जो वही बात है यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले बताई थी कि जो खाना आप लोगों तक पहुंच रहा है ना, वो बड़ी सिस्टमेटिक वे में आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। पर लेकिन इसका मतलब नहीं कि बहुत आसानी है। सोचो आप लोग, जब नहीं बाढ़ आ जाती है कहीं पर, सारी फसलें बह जाती हैं, तो सोचो यहाँ पर उस किसान के ऊपर क्या बीतती होगी, ठीक है, आप लोग समझ सकते हैं यहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, तो इस तरीके से चीज़ों को अहमियत देंगे हम लोग जिंदगी में, तो हम लोग समझ पाएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अगर बात करें यहाँ पर कई सारी और भी फाइंडिंग्स बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार आप लोगों ने स्टेट पीसेस में देखा होगा, ऐसे क्वेश्चन बड़ी जल्दी बनते हैं आप लोगों से। जैसे टॉप राज्य कौन सा है? उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश जिसने इंप्लीमेंट किया है। सबसे नीचे कौन सा राज्य है जिसने इंप्लीमेंट नहीं किया ढंग से? तो दिल्ली, छत्तीसगढ़, इसी के साथ में गोवा, इन्होंने नीचे से टॉप किया है। तो जनरल कैटेगरी में तो जैसे मैंने बता दिया उड़ीसा, इसी के साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। स्पेशल कैटेगरी में आप लोगों को त्रिपुरा देखने को मिलेगा टॉप पे, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट साइड में या फिर हिमालयन स्टेट में या फिर आइलैंड वाले एरिया में। हिमाचल प्रदेश, सिक्किम फिर सेकंड और थर्ड प्लेस पे है। जिनकी परफॉर्मेंस वर्ष लेवल पर देखने को मिल रही है उसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, ये स्टेट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यानी कि कई सारे ऐसे राज्य हैं जो कि नीचे से टॉप कर रहे हैं, और यहाँ पर भी आप लोग इसकी रैंकिंग देख सकते हैं जो आप लोगों के सामने है। अगर कोई माइंड में डाउट हो तो उसको क्लियर करके आप लोगों को जाना है। तो इस तरीके से अलग अलग भी रैंकिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई गई है। अब यहाँ पर बात की जा रही है किसी चीज की इंपॉर्टेंस क्या होती है। जैसे यहाँ पर बोला गया कि नेशनल फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसकी इंपॉर्टेंस आप लोग ऐसे ही बोल सकते हैं जैसे कि आप लोग बोले कि घर में जो है एक तरीके से ना, जब यहाँ पर कोई बच्चा ऐसा होता है काफी कमजोर होता है और माँ बाप जो है उसके ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देते हैं कि ये ना कमजोर है, इसको थोड़ा सा ज्यादा खाने पीने के लिए दे देते हैं, ठीक है। तो वाली चीजें हैं। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत भी यहाँ पर जो कमजोर तबका है सोसाइटी में उसको टारगेटेड किया जाता है। तो एक तो ये मैंने अभी आप लोगों को बताया, तो इसलिए यहाँ पर उनको फोकस दिया जाता है। और टीचर भी आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अगर कोई ऐसा कमजोर सा बच्चा है तो उसको हमेशा फोर्स करता है, थोड़ा सा अलग से उसको प्रेफरेंस देता है कि चल ऐसा करना, बाद में पूछ लेना, ठीक है, जब सब चले जाएं तो उसको अलग से थोड़ा बता दिया बेचारे को, ताकि देखिए हर एक इंसान की ना फ्रीक्वेंसी अलग अलग होती है। तो जो इस तरीके के बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि उनमें उसमें बुद्धि कम है या फिर वो पढ़ना नहीं जान रहे, बस ये कि थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग सकता है उसको समझने में, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। अगर कोई एक इंसान ऐसा है उसको टॉपिक एक बार में समझ में आ गया, एक इंसान ऐसा है 2 बार पढ़ने में समझ में आ गया, तो टेंशन क्या लेनी है, 2 बार पढ़ के समझ लो भाई। कौन सा यहाँ पर मिल्खा सिंह की रेस हो रही है कि आप लोग को आगे निकलना है। अभी टाइम भी है, चीजों को समझ समझ कर अपना समझ से अच्छे से लेके चलो। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया उसके बाद में तो बल्ले बल्ले, तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं। अगर बात करें यहाँ पर एक काफी अच्छा कॉम्पिटिशन बन जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं तो राज्य के अंदर कंपटीशन आएगा तो अच्छे से अपने एरिया में वो फूड प्रोवाइड कराएंगे। अब उड़ीसा ये सोचेगा कि मेरे वाले लोगों को सबसे अच्छे से स्कीम मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर बात की जा रही है कि नियरली 80 करोड़ जो लोग हैं उनको सब्सिडाइज फूड मिलता है, जिसमें अफोर्डेबल है। अफोर्डेबल का मतलब क्या होता है कि इंसान को देखिए खाना दे दिया 5 किलो उसको ओनली 2 से 3 रुपए के अंदर में, तो इससे उसको ये भी नहीं लगेगा। सबसे इंटरेस्टिंग चीज लग रही है मुझे यहाँ पर, इसके ऊपर स्टार लगा सकते हो आप लोग। इससे सबसे बड़ी फायदा पता है क्या है? देखिए भूख तो मिट ही रही है, पर लेकिन जो भूख मिट रही है ना, उस भूख में आप लोगों को सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिलेगी कि इनको शान है कि हाँ आप लोग पैसे अपना देकर खाना खरीद रहे हैं, किसी ने हमें भीख में खाना नहीं दिया। ये तो शान से खरीद रहे हैं यहाँ पर, चाहे भले ही पैसा कम दे रहे हो, पर लेकिन इनको पता है कि पैसा अपनी जेब से दे रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आप लोगों ने देखा होगा, ये एक बार मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो वहां पर एक ऐसे अंकल थे, वो क्या करते थे, पर्टिकुलर डे पे कहीं पर जाकर वो छोले चावल खिलाया करते थे।
तो छोले चावल इतने शानदार भाई साहब की होटल वाला भी ना खिलाए। तो कई सारे लोगों ने पूछा कि अंकल जी इतना अच्छा खाना इतना सस्ता कैसे देते हो? तो कह रहा है कि देखो यार मैं फ्री में भी दे सकता हूँ इस चीज़ को, पर लेकिन फ्री में दूंगा तो कई सारे लोग जो है उसकी कदर नहीं करते हैं, और ये उनको ये कई सारे लोगों को ये भी लगता है कि यार अगर फ्री में दे दिया एक तरीके से कि फ्री का खाना खा रहा है। तो उन्होंने क्या रख रखा है, जो प्लेट जो होती है जो 50 रुपए की प्लेट है, ठीक है, मान लीजिए कोई 50 रुपए की प्लेट आ रही है, तो क्या कर रहे हैं उसको 5 या 10 रुपए में दे रहे हैं। समझ रहे हैं आप लोग, 10 गुना प्राइस कम करके उसको दे रहे हैं, ताकि जो खाने वाला हो वो तसल्ली में खा सके, ये बोल के कि पैसे देकर खा रहा हूं भाई साहब, फ्री में नहीं खा रहा हूं। वो वाली चीज होती है। तो वही वाली शान जो है यहाँ पर गवर्नमेंट फील कराना चाहती है, वरना जहां इतना फ्री प्रोवाइड करा दिया 1-2 रुपए में तो कुछ नहीं बिगड़ रहा है यहाँ पर। तो इसको यही फील कराना चाहती है कि आप लोगों ये अपना पैसों से खरीद के ले रहे हो, तो इसको आप लोग का हक है ये, ना कि आप लोगों को कोई भीख में दे रहा है। तो हक में और भीख में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो 1 रुपया भी लेकर तो उसको हक दे दिया 1 रुपए में, समझ रहे हो आप लोग ये। तो ये होता है स्वाभिमान वाला काम करना। तो यहाँ पर ये इसके ऊपर फोकस देना काफी ज्यादा जरूरी है। और मुझे यार जब भी यार इस तरह की चीजें पढ़ता हूं ना, तो मुझे हमेशा सिंगापुर का नहीं, स्विट्जरलैंड का उदाहरण याद आ जाता है। स्विट्जरलैंड में एक बार पूछा गया स्विट्जरलैंड के लोगों से कि यूनिवर्सल बेसिक स्कीम जो है वो इंप्लीमेंट करनी है। उसमें बेसिक क्या था कि यहाँ पर कई सारे मतलब एक तरीके से एक मिनिमम वो रख देंगे कि हाँ हर एक इंसान को 5-5, 6-6 हजार रुपए देने। तो ये स्कीम इंप्लीमेंट करने की बात की गई स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो आप लोग यकीन नहीं करोगे, 70 से 80% के लगभग 90% लोगों ने वो स्कीम लेने से मना कर दिया। कह रहे फ्री में नहीं चाहिए, इससे हम लोग जो है आलसी हो जाएंगे, नकारे हो जाएंगे। हम लोग जब काम करें उसमें हमको अलग से थोड़ा सा एडवांस पैसे दे दो, ज्यादा बढ़ाकर। यानी कि अगर 5,000 सैलरी दे रहे हो तो ठीक है, हमको 6,000 7,000 सैलरी बढ़ाकर 10,000 सैलरी वैसे दे दो, हमारे काम की दो, फ्री में मत दो हमको। तो उससे क्या होता है, इंसान के अंदर स्वाभिमान बना रहता है, और स्वाभिमानी इंसान जो है ना पता नहीं क्या क्या कर जाता है। पर लेकिन जिसको फ्री में खाने की आदत पड़ जाती है तो फिर दिक्कत क्या होने लगती है, वो इंसान को ये लगता है कि हाँ मिल ही रही है, करना ही क्या है, चल तो रही है, जिंदगी कट रही है यार, एक पेट हर भर जाता है, फिर करना ही क्या है। तो उससे हम लोग अपनी देश की जो एसेट्स है, यानी कि जो इंसान है जो कोई बहुत कुछ देश में प्रोडक्टिव कर सकता है, एक साइंटिस्ट है जो देश में क्या क्या कर रहा है, ठीक है, और एक ऐसा इंसान है जिसको कुछ करने का मन ही नहीं है, बस पड़ा हुआ है ऐसे ही, मतलब एक तरीके से कर ही नहीं रहा है, कुछ भी मन ही नहीं है, बस कट रही है, बस जिंदगी काट लेंगे चले जाएंगे यार, कुछ कटेगी और कट जाएगी। तो वो वाले सबसे ज्यादा खतरनाक इंसान होते हैं। तो उस तरीके के इंसानों से डिस्टेंस बना के रखना है। तो भला जब यहाँ पर बात की जा रही है, कई सारे इशू भी हैं यहाँ पर कि ये प्रोग्राम जो है कई बार जैसे इंप्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो की इशू है यहाँ पर, इट डज नॉट कवर प्रोग्राम एंड द स्कीम इंप्लीमेंटेड बाय द अदर मिनिस्ट्री। कई बार क्या होता है, ओवरलैप होने लगता है चीजें, ठीक है, और कई बार ऐसा होने लगता है कि चलो उसकी मिल रही है तो चलो रहने देते हैं। ऐसा भी तो होता है ना कई बार चीजें कि वो दे रहा है तो चलो हम रहने देते हैं। इसके ऊपर भी एक छोटी सी कहानी याद आ गई मुझे ये तो सुनकर आप लोग थोड़ा सा हैरान हो जाओगे। एक कहानी यही अक्सर मेरे दादाजी सुनाया करते थे। एक गांव था, उस गांव में क्या हुआ, उस गांव में था कि चलो दूध इकट्ठा करते हैं और एक भंडारा करेंगे और खीर बनाएंगे। तो यहाँ पर कि सबको ना एक एक जो आधा या फिर 1-1 लीटर जो है सबको अपने घर से दूध लेके आना है। तो एक चतुर प्राणी था, चतुर प्राणी ने बोला कि इतना गांव दूध डालेगा, क्यों ना मैं 1 जग पानी, वो 1 लीटर पानी डाल दूं, तो इतने दूध में क्या पता चलेगा। तो भाई साहब उसने ले जाके डाल दिया अपना पानी, ठीक है, वो ढका हुआ था, कौन क्या डाल रहा है देख नहीं रहा था। आप लोग यकीन नहीं मानोगे, जब बाद में उसको निकाला गया उसमें, मतलब उसमें पानी था। मतलब सारे लोग ये सोच रहे थे कि हम क्या करेंगे, मतलब 1 लीटर पानी डाल देंगे, सब तो दूध डाल ही रहे हैं। तो ये वो इसका कहने का मतलब यहाँ पर ये कि आप लोग अपने लेवल पर चीज़ों को सही करने की कोशिश करो, बाकी सारी चीज़ें जो होती हैं वो फिर होती रहती हैं। तो अपने लेवल पर आप लोगों को चीज़ों को इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर टारगेटेड स्कीम के बारे में बात की जा रही है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम, और टारगेटेड जो यहाँ पर फोकस जो दिया जा रहा है, इससे क्या होता है, कई बार एक तरीके से हम लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से फोकस हो पाता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी के अंदर में, तो एक स्टैंडर्ड भी बना रहता है, तो उसको लेकर चलना है, पर लेकिन कोई छूट ना जाए तब का। देखिए जस्टिस जुडिशरी भी यही बोलती है कि भले ही 100 गुनहगार छूट जाएं, पर लेकिन एक जो है बेगुनाह इंसान को सजा ना हो जाए, तो वो पूरा फोकस यहाँ पर रहता है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर बोलने की कोशिश की गई है। तो बच्चा क्लास में फर्स्ट आया, आखिर वो फर्स्ट कैसे आ गया, यानी कि ये भाई साहब उड़ीसा जो है फर्स्ट कैसे आ गया। तो कुछ तो काम किया होगा उड़ीसा ने, जी हाँ, बहुत शानदार तरीके से काम किया। 1 नेशन 1 राशन प्रोग्राम को भी ढंग से इंप्लीमेंट कर दिया, यानी कि पूरे देश में कहीं भी चले जाओ, आप लोगों को आपका जो अगर राशन कार्ड आप लोगों के पास में है तो काम आप लोगों का चल जाएगा। एंड टू एंड कंप्यूटराइज कर दिया टारगेटेड पब्लिक जो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई दिक्कत ही नहीं यहाँ पर। इवन जो राशन कार्ड है उसको भी डिजिटल फॉर्म में यहाँ पर अपडेट किया, प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराया। यहाँ पर ऑल जो फूड स्टोरेज हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर वे में यहाँ पर एक तरीके से रखा जा रहा है, और ऑटोमेटेड उनको एक किया जा रहा है कि खत्म होते उसके अंदर और माल पानी आता रहे, ठीक है। रियल टाइम में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग की जा रही है, डोर जो स्टेप पर डिलीवरी की जा रही है ताकि हर एक घर में चीजें पहुंच जाएं।
फेयर प्राइस सोप जो है उनको प्रॉपर वे में यहाँ पर उन्हें कहते हैं एक तरीके से जो पॉइंट ऑफ सेल वाली मशीन होती है, अपना स्कैन कर एटीएम लगाकर अपना सारा चीज़ें आराम से वहीं पर ही काम कर लो, अपना निपटा लो, ठीक है। तो वो वाली है कि ऑटोमेटेड वे में चीज़ें चल रही हैं। टेक्नोलॉजी जहाँ घुस जाती है ना वहाँ चीज़ों को आसान कर देती है। और इसी के साथ में सप्लाई की जा रही है फोर्टिफाइड राइस और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो यहाँ पर एक तरीके से मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग तरीके से चीज़ों को इंप्लीमेंट किया गया। अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से टॉप पर है ना तो कुछ तो डिफरेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं। अब दूसरे राज्य यहाँ पर इसे सीख सकते हैं कि हाँ वो टॉप पर बैठा हुआ है तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, ठीक है। तो जो कमी है वो अपनी कमी को यहाँ से पूरा कर सकते हैं। कि ये स्लाइड आप लोगों के लिए डाल दी गई है। हालांकि ये टॉपिक जो है 2013 से चला हुआ आ रहा है, पर फिर भी यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आज भी क्वेश्चन बन सकता है। 2013 का टॉपिक है, ये बोलोगे कि सर 2022-23 में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इससे। जी हाँ यार, ये टॉपिक न्यूज में रहते हैं, ठीक है। तो नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम 2013 में इंप्लीमेंट की गई। इस पर कई बार बीजेपी और कांग्रेस वाले लड़ते भी हैं। मुझे तो हमेशा वही बात याद आ जाती है, बीजेपी वाले कहते हैं कि हम लोगों ने स्कीम इंप्लीमेंट की है क्योंकि 2014 में वो पावर में आ गए थे। कांग्रेस वाले कहते हैं हम ये स्कीम लेकर आए थे। किसान कहता है भाई खेतों में अनाज मैंने उगाया था, मेरे बारे में बात कर लो यार। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ पर कि काफी अच्छे से स्कीम इंप्लीमेंट की गई। यहाँ से क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बन सकता है। 67% टोटल पॉपुलेशन कवर की जा रही है, 75% गांव की और 50% यहाँ पर अर्बन वाले एरिया की। इसी के साथ में 1, 2, 3 रुपए किलोग्राम के हिसाब से अनाज यहाँ पर चावल दाल दे दिए जा रहे हैं। और इसके चलते यहाँ पर एलिजिबल जो हाउस होल्ड है उनको यहाँ पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। प्रायोरिटी हाउस होल्ड कैटेगरी जो है यहाँ पर 5 किलोग्राम पर पर्सन के हिसाब से, और अंत्योदय अन्य योजना फैमिली जो है उनको 35 किलोग्राम पर फैमिली पर मंथ के हिसाब से भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके से अलग अलग फोकस भी यहाँ पर दिया जा रहा है। जो ज्यादा गरीब तबका है सोसाइटी का उसको और ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर कवर किया जा रहा है 2011 के सेंसस के हिसाब से जो भी डेटा है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर ये इंप्लीमेंट किया रहा है 36 स्टेट और यूनियन टेरिटरी के द्वारा। तो इसलिए माना जाता है कि 81.35 करोड़ लोग जो हैं वो इसके बेनिफिट हैं, यानी कि इसके बेनिफिशियरी हैं, इससे फायदा उठा रहे हैं। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट एक स्कीम भी आप लोग यहाँ पर कवर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी बहाने से आप लोग की स्कीम भी कवर होगी। इसी बहाने से आप लोग यहाँ पर ये पता चल गया कि क्या क्या चीजें हैं। तो सारी चीजें आप लोगों ने एक एक कर देख ली। अब अगर रियलिटी में आप लोगों ने अच्छे से आर्टिकल पूरा एंजॉय किया है तो एक ऐसा आर्टिकल है जिससे बेहतरीन क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में बन चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि आप लोग देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इससे रिलेटेड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट, ये आप लोग को बतानी है। इसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि फैमिली जो इसके अंडर आती है कैटेगरी बिलो पॉवर्टी लाइन, ठीक है, ओनली आर एलिजिबल टू रिसीव द सब्सिडाइज फूड, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन वाली ही यहाँ पर इसको खाना मिलता है। अगर आप लोग अबो पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा के ऊपर है तो आप लोगों को इससे खाना नहीं मिलेगा। जब आप लोग अबो पॉवर्टी लाइन है तो पहले तो बात ये होगी आप लोग यहाँ पर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसा कई बार ऐसा भी तो होता है ना, अबो पॉवर्टी लाइन है इंसान पर, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसी कंडीशन बन गई हो कि यहाँ पर उसकी एक तरीके से ना घर गृहस्थी ठीक ना चल रही हो, क्या हो गया तो उसको खाना नहीं मिलना चाहिए क्या, आप लोग ये बताइए। आप लोग इसे भी समझ सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत जो गांव में खाना दिया जा रहा है ऐसे ऐसे लोगों को भी मिल रहा था कि वो अपने जानवरों को खिला रहे थे। तो इसका मतलब अगर आप लोग टोटल इसको प्रॉपर वे में देख रहे होंगे तो आप लोग तुरंत समझ जाओगे यार गाँव में तो ऐसे ऐसे मिल रहा है यार ये। तो ऐसा आप लोगों के माइंड में एक आना चाहिए, क्वेश्चन आना चाहिए तुरंत। दूसरा एक और पॉइंट आप लोगों के माइंड में आ सकता है कि ये कितने प्रतिशत को यहाँ पर कवर कर रहा है। यहाँ के 67% पॉपुलेशन को कवर कर रहा है। तो 67% पॉपुलेशन हमारे देश की बिलो पॉवर्टी लाइन है क्या। तो वैसे भी आप लोग देखते हैं कि स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाती है यहाँ पर। जैसे ये स्टेटमेंट चली गई यहाँ पर तो इसका मतलब है कि स्टेटमेंट चलेगी। बोला गया प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग जो मदर है वो इंटाइटल है यहाँ पर टेक राशन, और यहाँ पर लगभग 1600 कैलोरी पर जो उनका प्रेगनेंसी के हिसाब से अगर बात करें 6 मंथ के लिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट बोली गई है। आप लोगों को याद होगा मैंने इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आप लोगों को पढ़ाई थी, ठीक है। तो उसके तहत अगर आप लोग बात करेंगे तो उनको 6000 रुपए यहाँ पर देने की बात की जा रही थी। कैलोरी तो यहाँ पर रिक्वायरमेंट जैसी रहेगी उसके हिसाब से दी जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि हर एक इंसान का डाइट जो होती है वो एक जैसी होती है, सबकी डाइट जो होती है वो अलग अलग होती है। तो ये स्टेटमेंट भी आप लोगों को यहाँ पर गलत देखने को मिलेगी। ये है यहाँ पर कि घर में जो एल्डेस्ट जो वुमेन है हाउस होल्ड के अंदर में 18 ईयर या फिर उससे अबोव है तो उसको हेड माना जाएगा, और उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग ये है राशन कार्ड इशू कर सकते हैं। तो वुमेन इंपावरमेंट की भी स्कीम यहाँ पर इसको बोला जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप लोग टॉपिक को सुनकर जाओगे तो कई सारी ऐसी स्टेटमेंट रहेगी जिनको आप लोग अंडरस्टैंड कर पाओगे। एलिमिनेशन मेथड यूज कर भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए फ्रेम किया गया यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़िए, वीडियो को पॉज कर एक बार पढ़ के क्वेश्चन का आंसर भी दे दीजिए ताकि आप लोग भी थोड़े चक्षु खुले। फूड ग्रेन्स अंडर द जो यहाँ पर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम होता है
विल बी मेड अवेलेबल एट सब्सिडाइज प्राइस टू, यहाँ पर 321 ये पर किलोग्राम राइस, व्हीट एंड जो कोरस ग्रेन होते हैं ये बोला गया। ठीक है, ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है अवेलेबल होगी नेशनल और स्टेट लेवल पर। कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। करेक्ट नहीं पूछा गया, इनकरेक्ट पूछा गया है। ये हमेशा मैं आप लोगों को बोलता हूँ यार, पता चला पूरा अच्छे से टॉपिक पढ़ के गए, पूरी मेहनत करके गए, रिवीजन करके गए और क्वेश्चन पढ़ने में गलती कर दी एग्जाम में, वो बोलेंगे तरीकी ये क्या हो गया यार। ठीक है, तो उस तरीके वाले काम नहीं होना चाहिए। यहाँ पर पूरा अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना है तभी आंसर देना है। ठीक है, तो आंसर दीजिए, देखता हूँ कौन कौन सी आंसर देता है। वैसे अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दोगे। वैसे क्वेश्चन अच्छा फ्रेम किया गया आप लोगों के लिए। यहाँ पर अगर बात करोगे नॉर्मली क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट आकर चेक करेगी क्या यहाँ पर ये सारी चीजें, ये काम तो स्टेट गवर्नमेंट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल की अथॉरिटी करेगी। तो यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर इतना काम थोड़ी ना है, वो तो बोल दिया यार तुम कोई स्कीम बना कर दे दी, तुम इंप्लीमेंट कर लो। तो यहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हो। ठीक है, तो ये भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर अगर बात करी जाए तो आंसर यहाँ पर क्या हो गया, आंसर यहाँ पर इसका बी हो गया। तो टॉपिक ऐसे तैयार करो यार कि अब यहाँ पर इस टॉपिक को किसी को पढ़ा भी लेना चाहे जाकर। ठीक है, तो बिल्कुल उस तरीके से चीजों को लेकर चलो। हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि टॉपिक को ऐसे पढ़ो कि एक तरीके से चारों तरफ से चक्षु खुल जाए टॉपिक के भी, उसको लगे कि यार ये इंसान बैठ के पढ़ा रहा है, मतलब ये इंसान बैठ के पढ़ रहा है, पता नहीं क्या क्या पढ़ेगा। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक। कोई डाउट हो तो बताना, थम्स अप देकर बता सकते हो अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है। उन्हें कहते हैं प्यार बांटने से बढ़ता है, तो ये प्यार ही है। और प्यार हमेशा दो तरफा होता है, एक तरफा प्यार कामयाब नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग अपना फीडबैक जरूर देना। ओके, ये जो आर्टिकल है ना भाई साहब, इसको सुनकर थोड़ी सी आप लोगों को अंदर से लग सकता है कि मतलब बेइज्जती की जा रही है बाकायदा, क्योंकि आप लोगों को पता है बेरोजगार लोगों की बेइज्जती बहुत होती है। ठीक है, तो उसी के बारे में आर्टिकल है। यहाँ पर बहुत सारी बातें आप लोगों को बताऊंगा, एक नया वैल्यू एडिशन आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिसके चलते आप लोग चीजों को अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। इंडियन एक्सप्रेस के अंदर काफी डिटेल में कवर किया गया है। अनएम्प्लॉय जो यूथ है उनके बारे में बात करूंगा, लेबर फोर पार्टिसिपेशन के बारे में बात करूंगा। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स में भी पूछे जा चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट में भी क्लैरिटी आएगी। इकोनॉमी के अंदर आप लोग इसको कवर कर सकते हैं, एक अच्छा टॉपिक आप लोग का रहेगा। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस पेपर 3 और इकोनॉमी का जो पोर्शन है उसके अंदर आप लोग यहां पर इसको कवर करके देख सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं यहां पर लेबर फोर पार्टिसिपेशन रेट ये क्या होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो इसको मैं काफी आसान शब्दों में आप लोगों को पूरा एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, जिसके साथ में आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। पहले समझिए कि न्यूज में किस लिए है। अभी हमारी कंट्री में यहाँ पर जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी उसके द्वारा यहाँ पर डेटा प्रस्तुत किया गया है कि इंडिया का लेबर फोर पार्टिसिपेशन जो रेट है वो अभी डिक्रीज हुआ है, यानी कि लेबर का जो पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में वो कम हुआ है। और कितना कम हुआ है, वो बेसिकली अभी यहाँ पर कम हो गया, 40 पर आ गया है। पहले यहाँ पर 47 पर था, ऑलरेडी कम था, अभी 40 पर आ गया 2016 के कंपेयर में, और कम यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। आखिर रीजन क्या है, अगर यहां से पूछा जाए आप लोगों से कि ऐसी दिक्कतें क्यों देखने को मिल रही है, तो हमारी कंट्री में खासकर अगर बात करें जो महिला है वो यहां पर लेबर फोर्स से आउट हो जा रही है, इसकी वजह से और ज्यादा दिक्कत निकल कर आ रही है। तो अभी यहां पर अगर बात करें जो इंडियन पॉपुलेशन है वो वर्किंग एज की है, यानी कि बोला जा रहा है कि मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन ऐसी है जो कि 15 साल या फिर उससे बड़ी है, यानी कि उससे ज्यादा एज की है। उनको सबको जॉब चाहिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से, पर लेकिन आज की डेट में चीजें एक तरीके से मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से लोग जिनको जॉब चाहिए उनको भी जॉब नहीं मिल पा रही है और दिक्कतें देखने को मिल रही है, और इसकी वजह से यहाँ पर ये सामने बातें निकल कर आ रही है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं बात करूंगा अभी क्या क्या मुद्दा है। वैसे लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन का अगर आप लोगों से फॉर्मूला, यानी कि आप लोगों से यहाँ पर एक तरीके से इसका उन्हीं कहते हैं एक तरीके से इसका फॉर्मूला आप लोगों से कोई पूछे क्या है, तो यहाँ पर पूरी लेबर फोर्स कितनी है हमारे पास में और वर्किंग एज ऑफ पॉपुलेशन कितनी है, अगर उससे डिवाइड कर देते हैं लेबर फोर्स को तो हमारा पार्टिसिपेशन रेशियो आ जाता है। एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा, माइंड में क्लैरिटी होती है आप लोगों को चलेगी। पहले तो सबसे पहले यहाँ पर जो CMIE यानी कि यहाँ पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, CMIE बोलूंगा इसको आर्टिकल में, आगे कंफ्यूज मत होना। इसके द्वारा यहाँ पर बेसिकली क्या बोला गया कि हमारी कंट्री में अगर आप लोगों से कोई पूछ ले कि आप लोग ये बताइए कि एक तरीके से लेबर फोर्स क्या होती है, आप लोगों से सोचिए आप लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं और आप लोगों से पूछ ले कि लेबर फोर्स क्या होती है, और ये पूछा भी गया है। अभी रिसेंटली यहाँ पर एक बंदे से बात हो रही थी तो उससे यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा भी गया यहाँ पर इंटरव्यू के अंदर में, ठीक है, लेबर फोर्स के बारे में। तो यहाँ पर लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है अगर आप लोगों से पूछे तो यहाँ पर बात की जा रही है कि 15 साल या फिर उससे ज्यादा का अगर कोई पर्सन है, वो लड़का या लड़की कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, या तो वो एम्प्लॉयड होगा, यानी कि या तो वो जॉब कर रहा होगा, या फिर वो जॉब की चाह में होगा, यानी कि वो जो होगा वो चाह रहा होगा कि उसको जॉब मिल जाए और वो ढूंढ रहा होगा एक तरीके से बेसब्री से कि मुझे जॉब मिल जाए।
तो ये दोनों जो इंसान है ये लेबर फोर्स की कैटेगरी में आएंगे। यानी कि अगर आज की डेट में एक कोई ऐसा इंसान है जिसके बाप की 50 बीघे जमीन है और भाई साहब दुनिया भर का माल पड़ा है घर में और उसको बेसिकली जॉब नहीं मिली है और उसकी इच्छा भी नहीं है कि वो जॉब करे, तो वो यहां पर लेबर फोर्स का बेसिकली हिस्सा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। यानी कि इच्छुक इंसान जो कि चाहता है कि उसको जॉब मिले वही इंसान जो है यहां पर लेबर फोर्स का पार्ट होगा। ये बिल्कुल माइंड में क्लैरिटी आप लोगों को रखकर चलनी है। यानी कि दो कैटेगरी है, दोनों कैटेगरी में एक क्या है, दोनों की डिमांडिंग क्या है, एक तरीके से जॉब, यानी कि एक तो ऑलरेडी जॉब कर रहा है और दूसरे की डिमांड है जॉब। तो यहां से आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलेगी। तो इसमें चलते यहां पर जो कैटेगरी 1 है वो तो सक्सेस हो गए, उनको जॉब मिल चुकी है, उनकी बल्ले बल्ले सब बड़ाई कर रहे हैं, वाह लड़के को जॉब मिल गई, लड़की को जॉब मिल गई। पर लेकिन कैटेगरी 2 जो है वो यहां पर मैक्सिमम लोगों की देखने को मिलेगी जिनको जॉब नहीं मिल पा रही है, जो आतुर हैं इस चाह में कि उनको जॉब मिले। तो यहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है, यहां पर सबसे ज्यादा बेइज्जती होती है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है अगर बात करें ये एक तरीके से वर्किंग एज को देखता है, वो वर्किंग एज जो कि 15 या फिर उससे साल ज्यादा की है यहां पर, और जो डिमांड कर रही है जॉब की, ये बात जरूर याद रखेगा, जॉब की डिमांड यहां पर बताई गई है। तो अगर कोई बात करें इंप्लॉयड और अनएम्प्लॉयड तो दोनों इसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, ये याद रखिएगा। यहां थोड़ा डिफरेंट तरीके से थोड़ा सा पूछा जाए आप लोगों से कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के अंदर वही आएंगे जो काम करें, नहीं भाई साहब वो भी आएंगे जिनको काम की जरूरत है, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर जरूर याद रखिएगा। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर निकल कर आ रहा है वो है कि इंडिया का अभी रेट कम क्यों हो रहा है, ये इतना ज्यादा कम आखिर कैसे हो गया, इतना लो कैसे हो गया। तो यहां पर देखिए मेल का जो पार्टिसिपेशन है अगर फीमेल के साथ में आप लोग कंपेयर करेंगे तो आप लोगों के पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। मेल का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो यहां पर रेशियो है वो 67.4% है और फीमेल का क्या है यहां पर, ये 9.4 है। आप लोग अंदाजा लगा लीजिए यहां पर क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है। इंटरनेशनल लेवल पर जो एवरेज फीमेल का पार्टिसिपेशन है वो 47 है और हमारी कंट्री में नॉर्मल तरीके से अगर बात करें इंडिया की जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 25% आप लोग यहां पर देखने को मिला था। अभी यहां पर इतना भी लो आप लोगों के सामने यहां पर चीजें निकल कर आ रही है। यानी कि आज की डेट में ये तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था उस टाइम पर कि यहां पर ऑल ओवर वर्ल्ड से काफी कम है और आज के डेट में तो कहानी बिल्कुल खत्म हो गई कोविड-19 के चलते। तो अब आप लोग समझिए यहां पर कि फीमेल के पार्टिसिपेशन की वजह से यहां पर ये दिक्कत निकल कर आ रही है। अच्छा मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, यहां पर एक इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया आप लोगों से, हमारी कंट्री का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन यार इतना सारा कम हो गया, आप लोग ये बताओ इसके कम होने के रीजन क्या है। कोई भी एक उदाहरण दो, चलो आप वीडियो को पॉज कर लीजिए 1 मिनट के लिए, कोई भी एक उदाहरण दो आखिर वुमेन लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर पा रही है। खासकर लड़कियों से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, यहां पर इंटरव्यू में क्वेश्चन बन गया कि वुमेन का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्यों कम है। चलिए आप लोग आंसर दीजिए, देखता हूं कौन कौन इसका आंसर देता है। वीडियो को पॉज कर लीजिए, वैसे आंसर आप लोगों के सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है यहां पर लॉ एंड ऑर्डर। आप लोगों को देखने को मिलेगा घर से जो घर वाले हैं ज्यादा दूर भेजने के लिए लड़कियों को तैयार नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं हो पाती है कई बार कि हाँ काम तो मिल गया पर आने जाने में दिक्कत है और इतना घर पे पैसा नहीं है कि वहां पर रूम लेकर रह ले, ठीक है। वायलेंस देखने को मिलेगा अगेंस्ट वुमेन, कहीं पर छेड़खानी हो रही है, कहीं पर किसी के ऊपर एसिड फेंक दिया, किसी का रेप हो गया, ठीक है। सोसाइटल नॉर्म्स रहते हैं, लड़की बाहर जाकर काम करेगी, अरे नहीं यार ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये कंडीशन यहां पर निकल कर आती है जिसके चलते दिक्कत क्रिएट हो जाती है सोसाइटी के अंदर में। तो ये कम से कम 4 पॉइंट अगर आप लोग लिख देते हैं कि आज के डेट में महिलाओं का लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में क्यों यहां पर कम कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, तो लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन, इफिशिएंस पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो ढंग से नहीं है, वायलेंस होते हैं और सोसाइटी के नॉर्म्स है कि हाँ लड़की क्या करेगी बाहर काम जाके, आखिर में जाके तो क्या करना है कि चूल्हा बर्तन या घर के कपड़े धुलने वही सारा काम करना है, बच्चे पैदा करना। तो वो वाली अभी भी सोसाइटी में कई जगह वो सोच है, तो उस सोच से हम लोग को ऊपर उठना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो ये आप लोग कम से कम बीइंग ए वुमेन, कम से कम आप लोग बीइंग ए गर्ल, आप लोग को ये बातें पता होनी चाहिए अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले, ठीक है। अभी कुछ और बातें करता हूं। पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में अगर आप लोगों से बातें की जाए, ये पहले प्रस्तुत नहीं किया जाता था, अभी प्रस्तुत किया जा रहा है, तो हम लोग इसके बारे में डिस्कस भी कर रहे हैं। तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस जिसको आप लोग एनएसओ बोलते हैं, जो यहां पर बेसिकली इसको प्रस्तुत करता है आज की डेट में, तो इसके द्वारा 2017 से यहां पर स्टार्ट किया गया। पर लेकिन इंटरेस्टिंग है 2017 में तो एनएसओ भी नहीं था, मतलब यहां पर कोई और ऑफिस हुआ करता था जिसको एनएसएसओ बोला करते थे आप लोग। इसके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा, एक ऑर्गेनाइजेशन भी आप लोग की कवर हो जाएगी इसी बहाने से। तो यहां पर जो बात करें पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे, इनके द्वारा कंडक्ट कराया गया 2017 से अप्रैल के महीने से। तो ये महान काम अप्रैल के महीने में होना स्टार्ट हुआ 2017 में, जिसके चलते पहला कंप्यूटर बेस्ड सर्वे यहां पर प्रस्तुत किया गया देश के अंदर में, और ये पता चला यहां से कि कितना लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन देश के अंदर में है। अनएम्प्लॉयड जो इंडिकेटर है उसके बारे में बताया गया, कितना यहां पर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन रेशो क्या है, कितना प्रपोर्शन है अनएम्प्लॉयड लोगों का, कितना है यहां पर एक तरीके से अनएम्प्लॉयड रेट गांव में शहरों में, वो सारी बातें यहां पर बताई गई। तो इसके चलते हमारे सामने निकल कर आया यार इतने सारे लोग जो है वो बेरोजगार हैं
है और जबकि सबके पास में अच्छी अच्छी एजुकेशन है। तो ये एक महान इंसान थे जिनका नाम था यहाँ पर अमिताभ कुंद, ठीक है। तो अमिताभ जो कुंद थे यहाँ पर, इनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई और उनके द्वारा बोला गया यार ये काम करने स्टार्ट करो, कम से कम तुमको पता तो रहेगा किसके किसके पास में जॉब नहीं है, और फिर उसी हिसाब से आप लोग स्कीम निकाल के ला सकते हो, अपने देश में स्कीम प्रोवाइड करा सकते हो, लोगों के जॉब के बारे में बातें कर सकते हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें निकल कर आई, ठीक है। तो यहाँ पर नेशनल सैंपल सर्वे जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसको एनएसएसओ आप लोग बोलते हो, वो आज की डेट में एनएसओ बन चुकी है, यानी कि उसका अपग्रेडेशन हो गया है। क्या हो गया उसका अपग्रेडेशन, मैं आप लोग को अभी बताऊंगा। ये डेटा रिलीज करती है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट बेसिस पर यहाँ पर, और ये एवरी 5 ईयर आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिससे हमारी कंट्री में सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन भी यहाँ पर पता चलती है। अब यहाँ पर जो एनएसओ है, जिसको मैं अभी एनएसओ बोल रहा हूं, ये पुराने टाइम पर बेसिकली अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहले सीएसआई इसको बोला गया, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ठीक है, 1951 में जब बनाया गया। आगे इसका नाम चेंज करके सीएसओ कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आगे चल के सीएसओ तो ऐसा कैसे ही रहा, पर लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का नाम चेंज करके ऑफिस कर दिया, यानी कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। आगे यहाँ पर एनएसएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफिस था, ये एक था, और यहाँ पर सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस अलग था। दोनों को मर्ज कर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस बना दिया, ये नई ऑर्गेनाइजेशन बन गई और आज की डेट में यही काम कर रही है, जिसका नाम है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ये मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन के अंडर में आती है, जो इससे पहले यहाँ पर 1999 में बनाई गई थी। 2 डिपार्टमेंट को मर्ज कर डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, इनको मर्ज कर ये बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई गई थी। अब इतनी बातें बताने के बाद में थोड़ी सी तो चुल यार मुझे भी है, वो मेरी चुल आप लोग ठंडी करो। मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कौन इसके मिनिस्टर हैं। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपको भी चुल लगी रहती है क्वेश्चन पूछने की तो मुझे वो चुल याद आ गई यार, इतना पढ़ाने के बाद में इतना भी नहीं पूछूंगा तो फिर क्या पढ़ाना रह गया, ठीक है। इतना तो कम से कम हक बनता है ना मेरा भी कि हाँ इतने क्वेश्चन तो कम से कम पूछे जाए मुझे बड़ा अच्छा शब्द लगा, चुल रहती है सर, इतने क्वेश्चन पूछ लेते हो मैंने कहा चलो ठीक है, आगे से थोड़े से और ज्यादा पूछेंगे और ज्यादा चुल जगाएंगे, ठीक है कहाँ से लाते हो ये शब्द निकाल के। आगे चलते हैं, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन सर्वे के बारे में बात करें तो अभी बताएं, यहाँ पर बेसिकली 2 एस्पेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पर बात की जा रही है, मेजर किया जाता है डायनामिक इन लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, अनएम्प्लॉयमेंट जो स्टेटस देखने को मिलता है शॉर्ट टाइम इंटरवल में, खासकर 3 मंथ में अगर बात करें अर्बन एरिया में ओनली, जो करंट वीकली जो स्टेटस है वो यहाँ पर देखा जा रहा है। देखिए क्या होता है, आज के लिए मान लीजिए सर्वे आप लोग निकालोगे, पता चला यहाँ पर किसी एरिया में लोग काम करने के लिए आए, कुछ टाइम बाद वो कहीं और जाकर काम करने लगे, तो इसलिए वो भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो और इसी के साथ में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर अनएम्प्लॉयड जो रूथ है यहाँ पर एक तरीके से, ये एक तरीके से इसका रेशियो निकाला जाता है, यानी कि जैसा मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों को बताया था ना यहाँ पर इसके बारे में कि जो बेसिकली यहाँ पर इसके बारे में, तो वर्कर पॉपुलेशन जो रेशियो है यहाँ पर, इसमें लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, ये अनएम्प्लॉयड रेट, तो इसके कॉम्बिनेशन में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। सेकंड इंपॉर्टेंट बात की गई कि गांव वाले और शहर वाले एरिया में आप लोगों को यहाँ पर ऑल इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि यहाँ पर इसको एनुअली प्रॉपर वे में काउंट किया जा सके। देखिए ये ऐसी चीजें जो कि चेंज होती रहती हैं, तो इसको रटना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव ये कि पता चलता रहे कौन कौन कहां पर काम कर रहा है। अब यहां से आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनेगा, ये स्लाइड थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, और बन भी चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अनएम्प्लॉयड यूथ कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के लोग होते हैं जो कि बेसिकली ऐसी कैटेगरी में आते हैं कि भाई साहब इनके पास में जॉब नहीं है। तो कई कैटेगरी आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक को बोला जाता है सबसे पहले डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। क्या होता है, ये ऐसा फिनोमिनन होता है जहां पर मोर लोग जो है ज्यादा लोग लगे हुए हैं एम्प्लॉय में जितने रिक्वायरमेंट है। उदाहरण के तौर पर एग्रीकल्चर, अगर घर में 10 आदमी हैं और 5 बीघे जमीन है, 10 के 10 उसमें लगे हुए हैं, क्यों, क्योंकि और कुछ काम करने के लिए ही नहीं है, तो इसलिए यहां पर ये लगता है कि चलो इसी में लगे रहते हैं, तो वहां पर उसी काम को 5 लोग कर सकते हैं, पर लेकिन वहां पर 10 लोग लगे हैं, तो एक्स्ट्रा 5 लोग क्या हो गए, वो डिस्गाइज्ड हो गए, यानी कुछ और काम कर सकते थे घर में और प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते थे, पर लेकिन उसी में लगे हुए, तो इसको डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि यहां पर कई बार पूछ भी ली जाती है। अगर आप लोग एक एग्रीकल्चर परिवार से आते हैं तो आप लोगों से तो एग्जाम में क्वेश्चन भी यहां पर बन जाएगा। एक है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, मान लीजिए अभी गेहूं कट रहे हैं, उसके बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा गन्ने का सीजन आएगा, ठीक है, फिर इस तरीके से पैटर्न चलता रहता है, पर लेकिन एक टाइम पर वो चीजें खत्म हो जाती है, फिर कोई और सीजन आता है, तो सीजन के बीच में जो टाइम रहता है तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा सीजनल जो वर्कर होते हैं, तो वहां पर फिर उनको अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है, वो दिक्कतें निकल कर आती है, ठीक है। एक होता है, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। का मतलब क्या होता है अगर इसके बारे में बात की जाए तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट होता है जहां पर मिसमैच होता है, यानी कि मेरे पास में टीचिंग की क्वालिटी है, ठीक है, किसी ने मुझे दे दिया कि यार तुम डॉक्टर बन जाओ, ठीक है, लोगों की हेल्थ देखो, मैंने कहा भाई साहब टीचर हूं मैं, नहीं डॉक्टर बन जाओ ना, आप हेल्थ भी देख लोगे, मतलब बच्चों की हेल्थ देखो, हेल्थ सही है या फिर हेल्थ गलत है, तो ये कैसे मैं बता सकता हूं, तो आप लोग समझिए इस चीज को। तो मिसमैच रहता है कि मेरी क्या स्किल है और मुझे काम क्या करने को दे दिया गया है, तो दोनों फुलफिल नहीं हो पाती है, उसकी वजह से जॉब नहीं मिल पाएगी।
ठीक है। तो ये दिक्कतें कई बार देखने को मिलती है। तो स्ट्रक्चरल जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर चीज देखने को मिलेगी। तो ये अवेलेबिलिटी जो स्किल है पर लेकिन रिक्वायरमेंट कुछ और की है, मिसमैच हो जाता है तो जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। एक है यहाँ पर साइक्लिकल, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक बिजनेस साइकिल होती है। जैसे रिसेशन आ गया 2008 में, ठीक है, अभी कोविड-19 आ गया, इसकी वजह से दुनिया भर के लोगों को जॉब से निकाल दिया। तो ऐसी अगर कोई साइकिल आ रही है, टाइम टू टाइम दिक्कतें हो रही हैं ऐसी, तो ये देखने को मिलता है कई बार जब इकोनॉमिक ग्रोथ कम हो जाती है तो लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है। तो ये भी एक काफी बड़ी दिक्कत निकल कर आती है। एक तरीके का ये भी अनएम्प्लॉयमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। इसी के साथ में एक और होता है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है, आज की डेट में आप लोगों को पता है हम लोग कंप्यूटर यूज करें, पर लेकिन जिस टाइम पर यहाँ पर राजीव गांधी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके द्वारा जब बोला गया कि कंप्यूटर यूज किया जाएगा, बहुत सारे लोगों के कान खड़े हो गए, यार कंप्यूटर तो यूज करना आता नहीं है, ये कैसी मशीन लेकर आ रहे हैं। लोग कह रहे हैं यार कंप्यूटर आएगा तो लोगों को जॉब कम मिलने लगेगी, यार ये तो बिल्कुल बर्बाद कर देगा। तो बहुत सारे लोग इरिटेट हो गए इस टाइम पर। जैसे तैसे उनके द्वारा कंप्यूटर सीखा गया और कुछ के द्वारा नहीं सीखा गया, तो बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिली। उस टाइम पर बहुत सारे लोगों की जॉब गई जिनको कंप्यूटर चलाना नहीं है, और जिन्होंने सीख लिया वो बल्ले बल्ले कर रहे हैं आज के डेट में, वो अब तक कंप्यूटर के बादशाह बन चुके हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं। पर लेकिन कभी भी टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन जो है वो जॉब लॉस एक कैटेगरी में करता है तो दूसरी कैटेगरी में जॉब देता भी है। जैसे कंप्यूटर सुधारने वाले की दुकान आज के में हर एक सिटी में आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंप्यूटर के बेस पे कितने सारे लोगों को जॉब मिल रही है, घर से लोग काम कर पा रहे हैं कंप्यूटर के बेस पर। तो क्या जॉब कम कर दी, पर लेकिन उन लोगों की जॉब कम कर दी जिन्होंने उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लिया। तो टेक्नोलॉजी में जब जब चेंज आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलती है। अभी बात की जा रही है कि ड्राइवर लेस कार आ रही है, तो यार ड्राइवर की जॉब कम हो जाएगी। पर लेकिन टेक्नोलॉजी यहां पर जितनी बढ़ेगी उतने सारे लार्ज स्केल पर उन लोगों को जॉब मिलेगी जो टेक्निकल फील्ड में कनेक्टेड है आज के डेट में। तो इंजीनियरिंग फील्ड में आने वाले टाइम में और अच्छा खासा बूम आप लोगों को देखने को मिलेगा अगर सही तरीके से इंजीनियरिंग की है, प्रोजेक्ट को मार्केट से खरीद कर लेकर अगर नहीं आए हैं तो, ठीक है। अदरवाइज मत लेना, जोक था, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेहनत कर अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग बता सकते हैं आप लोग कौन सी कैटेगरी में आते हैं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है फ्रैक्शनल। फ्रैक्शनल क्या होता है, मान लीजिए आप लोग जो है काफी क्वालिफाइड लोग हैं और आप लोगों को लग रहा है कि आज की डेट में आप लोग जो है जिस जॉब पर लगे हुए हैं वो जॉब आप लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रही है, किसी और जॉब में आप लोगों को जाना है। तो यहां पर क्या करते हैं, उस टाइम पर जब एक जॉब से दूसरी जॉब में आप लोग स्विच करते हैं, उसके बीच में जो अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है उसको फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। तो ये टोटल 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट मैंने आप लोगों को बताए और इसके बेस पर ऑलरेडी यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ चुकी है। तो क्वेश्चन बता दो आप लोगों को। तो क्वेश्चन पूछा गया 2013 में यहां पर, और पूछा गया डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली क्या होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बोला गया, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, ठीक है। ऑल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अवेलेबल। एक बात की जा रही है, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज जीरो, प्रोडक्टिविटी ऑफ द वर्कर इज लो। तो क्या है सही आंसर? आंसर यहां पर आप लोग इसका सी देखने को मिलेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखिए यहां पर बोला गया कि मैंने बोला था कि 10 लोग काम कर रहे हैं वहां पर लेकिन वहां पर 5 लोग भी काम कर सकते हैं। तो जो 5 लोग यहां पर बेसिकली एक्स्ट्रा लगे हुए हैं उनकी प्रोडक्टिविटी तो यहां पर जीरो है ना, एक तरीके से आप लोग ऐसा बोल सकते हैं। उनका तो कोई मतलब नहीं है, उनका रहना या फिर ना रहना वो एक इक्वल है यहां पर। तो ये आप लोगों से यूपीएससी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया 2013 के अंदर में। तो कॉन्सेप्ट की अगर क्लैरिटी आप लोगों के पास में होगी तो रियलिटी में आप लोग यहां पर क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। इसलिए मैं बोलता हूं कि चीजों को समझना है, चीजों को रटना नहीं है। रट कर चलोगे तो फिर कहीं पर भी आप लोग कान खड़े हो जाएंगे 1 मिनट में, पर समझ के चलोगे तो एक एक पॉइंट आप लोग के माइंड में क्लियर होगा। तो क्या क्या बातें हैं वो सारी बातें मैंने आप लोग यहां पर बता दी, ऑर्गेनाइजेशन भी कवर करा दी, एक यूपीएससी क्वेश्चन भी आप लोग के सामने हो गया, और 6 तरीके के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तो ये भी आप लोग याद जरूर रखिएगा। बाकी यहाँ पर कुछ इंस्टेंट न्यूज है, वन लाइनर टाइप की। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा यहाँ पर प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की बात की गई, लॉन्च किया गया। तो टीबी से कैसे देश को मुक्त करना है, यानी कि सबके घर में से अब टीवी हटकर एलईडी आना है, ये यहाँ पर एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, ट्यूबरक्लोसिस की बात की जा रही है, याद रख लीजिएगा। वैसे टीबी किसकी वजह से फैलता है ये आप लोग जरूर बताना। एयरफोर्स और हमारी कंट्री में आर्मी के द्वारा मिलकर गगन जो स्ट्राइक, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज पंजाब में देखने को मिली। मैनेजिंग डायरेक्टर आईएमएफ की जिनका नाम है क्रिस्टिना जॉर्जिवा, ये हमारी कंट्री की प्रेसिडेंट जो है मुर्मू से मिली, तो ये काफ़ी बड़ी बात है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर बात की जा रही है टेलीफोनिक कन्वर्जन। यहाँ पर नॉर्वे के जो पीएम है उनका देखने को मिला हमारे पीएम के साथ में, चीज़ों को सुधारना, कैसे आगे चीज़ों को लेकर चलना है। उनका डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा रहता है सारा, तो इसके चलते कुछ सीखा जाएगा, कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो इनका नाम है जोनास गर स्टोर, ठीक है। इसी के साथ में इसी के साथ में जो सीएम है यहाँ पर संगमा साहब, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है मेघालय जो रेजिडेंट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट। तो अपने जो लोग हैं उनके लिए सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई सारे बाहर से प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं आज की डेट में ला लाकर। आईफोन भी बनाने की बात चल रही है देश के अंदर में, क्योंकि हमारे देश में जो है PLI यानी कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम प्रोवाइड कराई जा रही है, तो उसके तहत ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है। तो आने वाले टाइम में काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलेगी, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, रेलवे ने इन्वाइट किया है प्राइवेट प्लेयर को कि आओ भाई हाई स्पीड जो है व्हील प्लान जो है अंडर द मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत यहाँ पर लगाओ, ताकि और अच्छे से हम लोग काम को लेकर आगे चल सकें। पीयूष गोयल साहब हैं, उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया जो एक मिनिस्ट्रियल मीटिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम लॉस एंजलिस के अंदर में, ठीक है। तो ये भी एक छोटी सी न्यूज़ है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। बाकी इंटरनेशनल डे प्रोटेक्शन ऑफ द एजुकेशन फ्रॉम द एसिड अटैक ये देखने को मिला। बताओ किसकी थीम क्या थी, आप लोगों को बताना है। क्वीन एलिजाबेथ जो है वो निकल गई, तो ये एक तरीके से 96 ईयर की थी। अरे ठीक है यार, निकल गई, लोग जो हैं परेशान हो रखे हैं, क्यों मर गए। अबे 96 ईयर की थी, सेलिब्रेट करना चाहिए, इतनी लंबी जी कर गई है। चार्ल्स अब यहाँ पर इनके बेटे हैं वो किंग बन गए हैं, तो किंग चार्ल्स। और वैसे भी हमारे ऊपर तो रूल ही किया इन लोगों ने, ठीक है। ठीक है, सेलिब्रेट करो, एंजॉय करो, अपना कोई नूर ले लो बस इनसे। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है आस्ट्रिया वोल्कर तर्क, ठीक है, अपॉइंट किए गए यूएन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट कमिश्नर, तो ठीक है, ह्यूमन राइट। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से वनडे टाइप के कई बार पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में याद रखिएगा। एक छोटा सा यहाँ पर आज का इंपॉर्टेंट प्लेस इन न्यूज है, यहाँ पर एरा माटी, ये है एरा माटी दाबुला, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली दिबुला बोल सकते हैं आप लोग। यहाँ पर ये इरा माटी जो दिबुला है, यहाँ पर ये आप लोगों को ऐसे ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी यहाँ पर, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर ये इनको प्रोटेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। कहाँ पर है? विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश में आप लोगों को ये देखने को मिलेगी। तो इनको आप लोग देखिएगा, पिक्चर्स वगैरह काफ़ी इंटरेस्टिंग लगती हैं। तो इनको प्रोटेक्ट किया था 34 जो नेशनल जियोलॉजिकल हेरिटेज मोन्यूमेंट साइट के अंदर में, तो लिस्टेड की गए हैं लगभग 34, ठीक है। तो नोटिफाइड जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम लोग को प्रोटेक्ट करना चाहिए। तो कई बार क्या करते हैं, उनको हटाकर यहाँ पर कुछ और बना दो, वो सारी चीज़ चलती हैं। तो प्रिजर्वेशन के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, अगर कंफ्यूजन होगा तो उसको दूर कर आगे बढ़ना है, ठीक है। तो कैसा लगा आज का डिस्कशन जरूर बताना, फीडबैक जरूर देना। और आज का डिस्कशन जो है, जैसा मैंने बोला, थोड़ा सा अगर इसको 6:30 बजे कर लें संडे में तो कोई दिक्कत तो नहीं है, वो भी आप लोग बता देना। और जो एमसीक्यू वाली वीडियो है वो जरूर देखना। तो नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।